हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम मई सेकंड वीक के सभी करंट अफेयर्स को एक साथ कवर करने वाले हैं। जो एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के थ्रू मई सेकंड वीक के सभी करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे इज सेलिब्रेट ऑन विच डे? विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 8 मई। देखिए, वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे, या फिर सिंपली आप कहेंगे वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ये हर साल 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को ही क्यों? क्योंकि एक पर्सन हुए हेनरी डुरांत, तो ये इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC के फाउंडर रहे हैं। इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है इस दिन 8 मई को। इनका जन्म 8 मई 1828 को हुआ था। साथ ही जो फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था वो भी इन्हीं को दिया गया था, मिस्टर हेनरी को। 2023 के लिए वर्ल्ड रेड क्रॉस डे का थीम रहेगा एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। आपको जानना चाहिए, जो ये ICRC है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। इसकी स्थापना 17 फरवरी 1863 को हुई थी। हेडक्वार्टर्स जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और सबसे महत्वपूर्ण, 3 बार इसको नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है इस संस्था को, 1917, 1944 और 1963 को। साथ ही आपको जानना चाहिए वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, ये भी 8 मई को ही सेलिब्रेट किया जाता है। थैलेसीमिया आप सभी जानते होंगे कि जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जो कि पेरेंट्स से चिल्ड्रन में इनहेरिट होता है। 2023 में इसका थीम है बी अवेयर, शेयर, केयर, स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन टू ब्रिज द थैलेसीमिया केयर गैप। हु वॉन मैन सिंगल्स टाइटल एट मैड्रिड ओपन 2023? मैड्रिड ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, कार्लोस अल्काराज। देखिए, वर्ल्ड नंबर 2 प्लेयर हैं स्पेन के कार्लोस अल्काराज। इन्होंने मैड्रिड ओपन में जो मैन सिंगल्स टाइटल है उसे अपना नाम कर लिया है। इन्होंने जर्मनी के जैन लेनार्ड स्ट्रफ को हराया है और इस साल का ये इनका 4th ATP टूर ट्रॉफी है। ओवरऑल इनकी 10th ट्रॉफी है। बात करते हैं अगर हम विमेंस सिंगल्स टाइटल की, तो बेलारूस की अरेना साबालेंका, इन्होंने पॉलिश प्लेयर, पोलैंड की प्लेयर आइगा स्वियाटेक को हराया है और विमेन सिंगल्स टाइटल अपने नाम किया है। अदर विनर्स की बात करें तो मेंस डबल्स कैरिन कैचनोव और एंड्रे रूबलेव ने जीता है। विमेंस डबल्स विक्टोरिया अजरेंका और बेट्रीज हाइडा मया ने जीता है। वेयर हैज़ द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनोग्रेटेड द इंडियाज फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी, चंडीगढ़। आपको जानना चाहिए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इंडिया के फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में। आपको बता दें, गवर्नमेंट प्रेस बिल्डिंग के 17,000 स्क्वायर फीट के एरिया में ये फैला हुआ है और इंडियन एयरफोर्स का जो रोल रहा है वेरियस वॉर्स में उसको ये हाईलाइट करता है। यहाँ पर 5 विंटेज एयरक्राफ्ट भी रखे गए हैं। साथ ही विजिटर्स कॉकपिट का एक्सपोजर भी कर सकते हैं। कॉकपिट एक्सपोजर उनको जो है उनके लिए व्यवस्था की गई है। साथ ही फ्लाइट सिमुलेटर्स को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट IAF मेड पेटेंट एयरक्राफ्ट एयरफोर्स कानपुर 1 विंटेज प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट भी रखा गया है, जो कि एक सिंगल इंजन इंडिजीनियस फ्लाइंग मशीन है जिसको डिज़ाइन और बिल्ड किया गया था लेट एयर वाइस मार्शल हरजिंदर सिंह के द्वारा 1958 में। Who has been appointed as the administrator of the Basketball Federation of India by the Delhi High Court? दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा
बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा पी कृष्णा भट्ट। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फॉर्मर जज पी कृष्णा भट्ट इनको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का विद इमीडिएट इफेक्ट, ताकि जो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के, वो हो सकें इनकी देखरेख में। आपको बता दें, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1950 में हुई थी और बास्केटबॉल को रेगुलेट करता है, इसको गवर्न करता है भारत में। और जो हमारी नेशनल टीम है बास्केटबॉल की, इनको बोला जाता है, इनका निकनेम है यंग केजर्स। वेकफील्ड इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड हैज साइंड विच एक्टर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? वेकफील्ड इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा आयुष्मान खुराना। देखिए, मैट्रेस का मैन्युफैक्चर करता है वेकफील्ड इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने एक्टर आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और भी ब्रांड एम्बेसडर हम देख लेते हैं साथ ही। एरिसा एजू स्पोर्ट, इन्होंने फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉस्मेटिक्स कंपनी एस्टी लॉडर, इन्होंने फॉर्मर मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वहीं बॉडी केयर इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कि एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है किड्स वियर की इंडिया में, इन्होंने जो पॉपुलर एक्ट्रेस हैं काजल अग्रवाल, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। The RBI has imposed a monetary penalty of what amount on the Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited for contravention of Credit Information Companies Rules 2006? भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट सूचना कंपनी नियम 2006 के उल्लंघन के लिए हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है 1.73 करोड़ रुपीस। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1.73 करोड़ रुपीस का जुर्माना लगाया है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पर। किस लिए? फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रूल 21 ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रूल 2006। इसी के साथ दो मॉनेटरी पेनल्टी और हम देखेंगे। तो 2 लाख रुपए की जुर्माना लगा है द त्रिशूर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, त्रिशूर केरल पर, क्योंकि आरबीआई का जो मैनेजमेंट ऑफ एडवांस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से संबंधित डायरेक्शन से उनका पालन नहीं किया गया। साथ ही आरबीआई ने 1.25 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है भिलाई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भिलाई छत्तीसगढ़ पर। When was the first वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सेलिब्रेटेड? पहला विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया था? सही आंसर ऑप्शन बी है 1996। देखिए, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे ये 7 मई को मनाया जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 1996 में मनाया गया था। इसको इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। आपको बता दें, जो वर्ल्ड एथलेटिक्स है इसका हेडक्वार्टर्स मोनाको में है। और 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक्स डे का थीम रहा एथलेटिक्स फॉर ऑल अ न्यू बिगनिंग। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, एक और डे होता है वर्ल्ड लाफ्टर डे। इसको 1998 में इस्टेब्लिश किया गया था। पहली बार 10 मई 1998 को मुंबई में सेलिब्रेट किया गया था। और ये जो पूरा इवेंट है इसको अरेंज किया गया था डॉक्टर मदन कटारिया के द्वारा, जो कि फाउंडर रहे हैं वर्ल्ड वाइड लाफ्टर योगा मूवमेंट के। तो ये हर साल जो है मई के महीने में जो फर्स्ट संडे आता है उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार 7 मई को हमने इसे सेलिब्रेट किया है। इन विच वेट कैटेगरी डिड बिंदिया रानी देवी compete and win silver in the Asian Weightlifting Championships 2023? एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में बिंदिया रानी देवी ने किस भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा की और रजत जीता है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 55 kg। देखिए, इंडिया की बिंदिया रानी देवी, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है विमेंस 55 kg कैटेगरी में। कहाँ पर? एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स 2023, जो कि चिंजू साउथ कोरिया में हुई है। आपको बता दें, इन्होंने कंबाइंड लिफ्ट जो इनका रहा 194 kg जो है रहा है, 83 kg स्नैच में और 111 क्लीन एंड जर्क में। तो ये सेकंड नंबर पर रही है। और फर्स्ट पर कौन रही? चाइना की चैन गुआन लिंग, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। टोटल 204 kg इन्होंने लिफ्ट किया। वेयर हैज़ द डाउकी लैंड पोर्ट बीन इनोग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय? केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने डाउकी लैंड पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है मेघालय। देखिए, यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय, इन्होंने डाउकी लैंड पोर्ट को इनोग्रेट किया है मेघालय के वेस्ट जैंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट में।
ताकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोट किया जा सके। तो अब जो डाउकी लैंड पोर्ट है ये एक ट्रांसपोर्टेशन हब की तरह कार्य करेगा भारत और बांग्लादेश के बीच में, ताकि गुड्स की जो मूवमेंट्स हैं, पीपल और व्हीकल्स की जो मूवमेंट है वो आसानी से हो सके, पैसेंजर मूवमेंट आसानी से हो सके दोनों ही देशों के बीच में। अच्छा, यहाँ पे डाउकी ब्रिज भी है। ये आपको बता दें जो ब्रिज है ये उमकोट रिवर पर है। ये रिवर ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ वोडाफोन ग्रुप। वोडाफोन ग्रुप के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, मार्गरेटा डेला वाले। देखिए, वोडाफोन ग्रुप ने अनाउंस किया है कि 29 साल की मार्गरेटा डेला वाले ये हमारी जो है नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगी। तो ये निक रेट को रिप्लेस कर रही हैं जिन्होंने कंपनी से अब इस्तीफ़ा दे दिया है। वोडाफोन ग्रुप की बात करें तो ब्रिटिश मल्टीनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी है। हेडक्वार्टर्स न्यूबरी बर्कशायर इंग्लैंड में है और इसका जो बिजनेस है एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ओशिनिया में है। When did the World Health Organization first declare COVID-19 to be a public health emergency of international concern (PHEIC)? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार कब कोविड-19 को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया था? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी है, जनवरी 2020। देखिए, आप सभी ने जाना होगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 के बारे में कहा है कि अभी एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं रही है। तो एक स्टेप इस और हमने बढ़ा दिया है कि जब पेंडेमिक जो है अपने एंडिंग की ओर है। हालांकि WHO ने कहा है कि ये रहने वाली है, ये जाएगी नहीं। हाँ, इसका प्रभाव कम हो जाएगा, केसेस वगैरह जो है बिल्कुल ही कम होते चले जाएंगे जैसे जैसे टाइम बीतेगा। साथ ही WHO ने कहा है कि कम से कम 7 मिलियन पीपल की जो है डेथ हुई है इस पेंडेमिक के कारण। आपको बता दें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहले कोविड-19 को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया था जनवरी 2020 में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय एक्सेंचर एज कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर इन इंडिया। एक्सेंचर द्वारा भारत में कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, अजय विज। देखिए, एक्सेंचर आप सभी जानते हैं लीडिंग ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विसेज कंपनी है। इसने भारत में जो इसकी लीडरशिप है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। रेखा एम मेनन ये सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरपर्सन रही एक्सेंचर की भारत में। ये रिटायर हो गई हैं 20 साल के बाद। तो इनके बदले अब अजय विज को कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। संदीप दत्ता ये एक्सेंचर के इंडिया मार्केट यूनिट को लीड करेंगे। विच रेजिंग डे ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO वॉज सेलिब्रेटेड ऑन May 7, 2023। 7 मई 2023 को सीमा सड़क संगठन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी है, 64th। देखिए, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO इसने अपना 64th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया है 7 मई 2023 को। और जो इसका मेन फंक्शन हुआ ये चीफ इंजीनियर्स एंड इक्विपमेंट मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस में हुआ है, जो कि BRO स्कूल एंड सेंटर में ऑर्गेनाइज किया गया पुणे में। आपको बताते हैं BRO सेंटिक सॉफ्टवेयर जैसे कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत डेवलप किया गया है, इसको भी इस ओकेज़न पर लॉन्च किया गया। ये सॉफ्टवेयर जो है रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बुक एंड वर्क मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इन सभी सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय किया गया है ताकि BRO के जो भी फंक्शन है उनको ऑटोमेट किया जा सके। BRO की बात करते हैं तो डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। Where was the River Cities Alliance Global Seminar Partnership for Building International River Sensitive Cities organized? रिवर सिटीज अलायंस वैश्विक संगोष्ठी अंतर्राष्ट्रीय नदी संवेदनशील शहरों के निर्माण के लिए साझेदारी कहाँ आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली है। आपको जानना चाहिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ मिलकर न्यू दिल्ली में रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार पार्टनरशिप फॉर बिल्डिंग इंटरनेशनल रिवर सेंसिटिव सिटीज़ को ऑर्गेनाइज किया है। तो इस सेमिनार का जो मकसद रहा वो ये रहा, जो भी ऑफिशियल्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेंबर सिटीज़ से, जो इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स हैं, वो डिस्कस कर सकें, साथ ही कुछ गुड प्रैक्टिसेस सीख सकें ताकि किस तरह से अर्बन रिवर्स को मैनेज किया जाए। NMCG यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो डायरेक्टर जनरल हैं अशोक कुमार, इन्होंने ये भी बताया है कि नमामि गंगे जो प्रोग्राम है
इसको टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप टू रिवाइव द नेचुरल वर्ल्ड रिकॉग्नाइज किया गया है मॉन्ट्रियल कनाडा में। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इन विच स्टेट वॉज द सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनोग्रेटेड? किस राज्य में सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप का उद्घाटन किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, तेलंगाना। देखिए, तेलंगाना में सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप को इनोग्रेट किया गया आईटी मिनिस्टर के टी रामाराव, के तारका रामाराव के द्वारा। कहाँ पर? काकातिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस वारंगल कैंपस में। तो ये जो सेंटर है ये इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेगा स्टूडेंट कम्युनिटी के जो है स्टूडेंट कम्युनिटी में इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेगा। लिथियम रिजर्व्स हैव बीन फाउंड इन विच अदर स्टेट आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर के बाद किस अन्य राज्य में लिथियम के भंडार पाए गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन बी है, राजस्थान। देखिए, जम्मू कश्मीर के बाद हमने देखा था जम्मू कश्मीर में हाल ही में लिथियम रिजर्व पाए गए। अब राजस्थान के तेलंगाना जो कि नागौर डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहाँ पर भी लिथियम रिजर्व पाए गए हैं और कहा जा रहा है काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में पाए गए हैं। मतलब इंडिया की जो 80% डिमांड है वो यहाँ से पूरी हो सकती है। फरवरी में हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर में भी पाए गए थे रिजर्व। अच्छा, लिथियम की बात करें तो साउथ अमेरिका में 3 कंट्रीज़ का जो ट्रायंगल है यहाँ पर काफ़ी मात्रा में रिजर्व हैं, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चाइल। ठीक है, 50% जो डिपॉजिट्स हैं वो यहीं पर हैं। और अगर हम बात करें 3 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम की, वो ऑस्ट्रेलिया है, चाइल है या चिली या और चाइना है। ठीक है, रिजर्व होना अलग बात है और प्रोड्यूसर होना अलग बात है। कहीं कहीं पर रिजर्व कहीं ज़्यादा होते हैं पर वो जो है प्रोड्यूस इतना नहीं कर पाती है कंट्री। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर रिजर्व ज़्यादा है वहाँ का वो कंट्री प्रोड्यूसर भी उस चीज़ की सबसे ज़्यादा है। अच्छा, लिथियम बार बार पढ़ रहे हैं इसलिए याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम हो वहाँ पर महत्वपूर्ण होगा कि लिथियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया आप याद रखेंगे। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द क्राउनिंग सेरेमनी ऑफ किंग चार्ल्स III? किंग चार्ल्स III के राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है, जगदीप धनखड़। देखिए, चार्ल्स III ये 6 मई 2023 को इनकी क्राउनिंग सेरेमनी की गई है। ये यूनाइटेड किंगडम के किंग बन गए हैं। वेस्टमिंस्टर अबे, ये एक चर्च है लंदन में, यहाँ पर सेरेमनी हुई है। तो जो आर्च बिशप हैं कैंटरबरी के, इन्होंने इनको ये जो इनका मुकुट है ये पहनाया है, ताज जो भी आप कहना चाहें पहनाया है। ठीक है, इसका नाम है सेंट एडवर्ड्स क्राउन। और ये जो है अपना ये जो 14th सेंचुरी का जो थ्रोन है, सिंहासन जो है, इस पर बैठे हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ और इनकी जो वाइफ हैं डॉक्टर सुदीप धनखड़, ये यहाँ पर पहुँची वेस्टमिंस्टर अबे में और इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है इस क्राउनिंग सेरेमनी में। आपको बता दें 70 साल पहले 2 जून 1953 को जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था जब क्वीन एलिजाबेथ II का जो कोरोनेशन है वो संपन्न हुआ था। चार्ल्स III के बारे में अगर हम बात करें, जैसा कि आपको बता ही दिया है कि यूनाइटेड किंगडम और 14 अदर कॉमनवेल्थ रियम्स इनके किंग ये बन गए हैं। और ये तब 3 साल के थे जब इनकी मम्मी एलिजाबेथ II थ्रोन इनको पहनाया गया था 1953 में। ठीक है, और चार्ल्स जो है आप सभी जानते हैं चार्ल्स की मम्मी का निधन हो गया था 8 सितंबर 2022 को। तो अब जो है ये अब इनकी ये क्राउनिंग सेरेमनी हुई है। 73 साल की उम्र में ये ओल्डेस्ट पर्सन बन गए हैं जो ब्रिटिश थ्रोन पर जो है एक्सीड हुए हैं। विच कंट्री हैज़ बीन री इंडक्टेड इनटू द अरब लीग? किस देश को अरब लीग में फिर से शामिल किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, सीरिया। आपको जानना चाहिए अरब लीग ने सीरिया को फिर से अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर लिया है। लगभग 1 डिकेड बाद, यानी कि 1 दशक के बाद सीरिया को फिर से अरब लीग में शामिल किया गया है। आपको जानना चाहिए नवंबर 2011 में जो अरब लीग है इसने सीरिया को सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि सीरिया में जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे थे सरकार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, वहाँ पर सीरिया सरकार ने काफ़ी सख्ताई दिखाई थी और कई लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। उसी को देखते हुए अरब लीग ने जो सीरिया गवर्नमेंट है उसको अरब लीग से सस्पेंड कर दिया था। अरब लीग के बारे में आपको जानना चाहिए, इसको लीग ऑफ अरब स्टेट्स भी बोलते हैं।
जो भी अरब स्टेट्स हैं मिडिल ईस्ट में या फिर अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में, उनकी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना कायरो में 22 मार्च 1945 को हुई थी। इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन ये सभी इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर्स कायरो इजिप्ट में है और इसका जो ऑब्जेक्टिव है इस अरब लीग का वो यही है, जो भी मेंबर स्टेट्स हैं उनमें जो है स्ट्रॉन्ग टाइज बने रहें, पॉलिसी वगैरह उनमें जो है चलती रहे साथ में। फ़िलहाल इसमें 22 मेंबर्स हैं और फ़लस्तीन भी इसका मेंबर है, क्योंकि फ़लस्तीन को जो अरब स्टेट्स हैं ये इंडिपेंडेंट स्टेट मानते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ आर्गेनिया इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, मई 10। देखिए यूएन जनरल असेंबली ने 3 मार्च 2021 को एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया और उसमें कहा कि 10 मई को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ आर्गेनिया मनाया जाएगा। आप सभी जानते हैं आर्गन ट्री ये मोरक्को में जो सब सहारन रीजन है वहाँ की नेटिव स्पीसीज है, वहीं पर सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है। और जो आर्गन ऑयल है ये रेयरेस्ट ऑयल है वर्ल्ड का और इसे लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं, मोरक्को का लिक्विड गोल्ड। साथ ही आपको जानना चाहिए 10 मई को ही वर्ल्ड ल्यूपस डे भी मनाया जाता है। ल्यूपस की अगर हम बात करें ये क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो किस कारण होती है, जब आपका इम्यून सिस्टम इसी के अपने जो टिश्यू होते हैं उसको अटैक करता है, उसके कारण पेन भी होता है, इन्फ्लेशन होता है बॉडी टिश्यू में, तो उसी को बोलते हैं ल्यूपस। इस बार 2030 में इसका थीम है मेक ल्यूपस विजिबल। वेयर हैज़ द 42nd आसियान समिट बिगन? 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, इंडोनेशिया। देखिए आपको जानना चाहिए 42वीं जो समिट है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान की, ये लाबुआन बाजो इंडोनेशिया में शुरू हुई है 8 मई 2023 को। इस बार इसका थीम है आसियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। आपको जानना चाहिए, जैसा कि मैंने आसियान के बारे में आपको हाल ही में पूरी डिटेल भी दी थी, इसलिए मैं केवल आपको यहाँ पर केवल बेसिक ही बता रहा हूँ। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, आसियान डिक्लेरेशन साइन किया गया था जिसे बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। हेडक्वार्टर्स जकार्ता इंडोनेशिया में है। बाकी डिटेल में हम कुछ ही दिन पहले इसके बारे में जान चुके हैं। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी? शताब्दी पुरुष यानी कि मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी है, पंडित रामकिशन। देखिए पंडित रामकिशन ये फॉर्मर लोकसभा एमपी रह चुके हैं, सोशलिस्ट लीडर हैं। इनको न्यू दिल्ली में शताब्दी पुरुष यानी कि मैन ऑफ द सेंचुरी का टाइटल दिया गया है और ये मौका रहा, एक बर्थ सेंचुरी सेलिब्रेशन रहा। सोशलिस्ट लीडर रहे माधुली माई, इनके जो है बर्थ सेंचुरी सेलिब्रेशन के मौके पर जो है पंडित रामकिशन को शताब्दी पुरुष का टाइटल दिया गया है। आपको बता दें जो ये पंडित रामकिशन है ये सोशलिस्ट लीडर रहे हैं और जयप्रकाश नारायण लोहिया के साथ भी इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है, जेल भी गए हैं इमरजेंसी के दौरान। लोकसभा के लिए भी चुने गए थे 1970 में और 4 बार राजस्थान असेंबली से भी चुने गए हैं ये 1962, 67, 74 और 90 में। हु वॉन द मियामी ग्रां प्री 2023? मियामी ग्रां प्री 2023 किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, मैक्स वर्स्टेपन। देखिए रेड बुल के ड्राइवर है मैक्स वर्स्टेपन, ने मियामी ग्रां प्री 2023 जीत लिया है। मियामी गार्डन्स फ्लोरिडा में ये रेस संपन्न हुई है। इस बार अगर हम मैक्स वर्स्टेपन की बात करें तो इस साल 2023 में अब तक ये बहरीन जीपी भी जीत चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन जीपी भी जीत चुके हैं। वेयर वॉज द 6th इंडिया कनाडा मिनिस्ट्रियल डायलॉग ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हेल्ड? व्यापार और निवेश पर छठा भारत कनाडा मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन ए है, ओटावा। देखिए आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल पीयूष गोयल, साथ ही कनाडा में जो सेम मंत्री हैं है ना ट्रेड से संबंधित मैरी एंजी, इन दोनों ने ही 6th इंडिया कनाडा मिनिस्ट्रियल डायलॉग ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इस पर डिस्कशन किया है ओटावा में, कनाडा में। बाकी आप को नाम से पता ही चल गया होगा, जो ये आपका मिनिस्ट्रियल डायलॉग है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पर, ये एक बायलैटरल मैकेनिज्म है भारत और कनाडा के बीच में,
जिसमें ये ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से संबंधित जो भी इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं। साथ ही पीयूष गोयल ने यहाँ पर इंडिया कनाडा CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट निगोशिएशन को भी रिव्यू किया है, और इन्होंने SIAL कनाडा 2023 जो कि लार्जेस्ट फूड इनोवेशन ट्रेड शो है नॉर्थ अमेरिका का, यहाँ पर इंडियन पेविलियन को इनोग्रेट किया है। इंडिया शुड बाय 2027 बैन द यूज ऑफ डीजल पावर्ड फोर व्हीलर्स in cities with over 10 lakh population and switch to electric and gas fueled vehicles. Which committee recommended this to the central government? भारत को 2027 तक 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में डीजल से चलने वाले चौपहिया वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए और बिजली और गैस से चलने वाले वाहनों पर स्विच करना चाहिए। किस समिति ने केंद्र सरकार से इसकी सिफारिश की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, तरुण कपूर कमेटी। देखिए, एक कमेटी ने ये रिकमेंडेशन अपनी दी है कि भारत को 2027 तक जो भी डीजल पावर्ड फोर व्हीलर्स हैं उन सिटीज़ में जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है उन्हें बैन कर देना चाहिए और इलेक्ट्रिक और गैस फ्यूल व्हीकल्स पर स्विच कर जाना चाहिए। तो ऑयल मिनिस्ट्री को एक रिपोर्ट सौंपी गई है। ये रिपोर्ट सौंपी गई है कमेटी के द्वारा। इस कमेटी की अध्यक्षता की है फॉर्मर ऑयल सेक्रेटरी तरुण कपूर ने। साथ ही उन्होंने भी बताया है कि ऐसे मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, 3 व्हीलर्स जिनमें इंटरनल कंबंशन इंजन है 2035 तक इन्हें भी फेज आउट कर देना चाहिए। और कोई भी डीजल सिटी बस होनी नहीं चाहिए अर्बन एरियाज़ में जो है 10 साल के अंदर, मतलब एडिशन नहीं होना चाहिए किसी भी डीजल सिटी बस का, नहीं कोई डीजल सिटी बस नहीं होनी चाहिए। तो ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं ये वही है। भारत जो नेट जीरो अचीव करना चाहता है 2070 तक, नेट जीरो यानी कार्बन न्यूट्रल, यानी कि आप एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस की अमाउंट नहीं ऐड कर रहे हैं। आपको जानना चाहिए इंडिया वर्ल्ड का 4th बिगेस्ट एमिटर है कार्बन डाइऑक्साइड का। चाइना पहले नंबर पर है, फिर US है, फिर यूरोपियन यूनियन है। केवल कंट्रीज़ की बात करें तो भारत तीसरे नंबर पर है। व्हाट इज़ फिच रेटिंग्स प्रेडिक्शन फॉर इंडियाज GDP ग्रोथ इन 2023-24? 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि के लिए फिच रेटिंग का अनुमान किया है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 6%। देखिए, फिच रेटिंग ने 2023-24 के लिए जो GDP ग्रोथ फोरकास्ट है उसको 6% कर दिया है। पहले 6.2% बताया हुआ था और 2024-25 के लिए 6.7% कर दिया, जबकि पहले 6.9% बताया था। साथ ही फिच रेटिंग ने इंडिया की जो लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी इश्यूअर डिफॉल्ट रेटिंग है उसको BBB नेगेटिव पर रखा है विद स्टेबल आउटलुक। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू मेक डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन? कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश। देखिए, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड लखनऊ स्मार्ट सिटी इन्होंने स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो पायलट बेसिस पर लॉन्च किया गया है ये स्कूल हेल्थ प्रोग्राम लखनऊ स्मार्ट सिटी द्वारा लखनऊ के 3 स्कूल्स में। तो यहाँ पर 30 से 35 मेंबर की एक मोबाइल हेल्थ टीम, जिसमें डॉक्टर्स भी रहेंगे, पैरामेडिक्स रहेंगे, हेल्थ वॉलंटियर्स रहेंगे, ये स्कूल्स में जाकर जो बच्चों की हेल्थ रिपोर्ट है उसको तैयार करेंगे, उनकी जांच की जाएगी और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स उनके बनाए जाएंगे। तो इस तरह की अभी तक सर्विस किसी भी स्कूल में नहीं है भारत में, तो ये पहली बार उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया जा रहा है। साथ ही आपको जानना चाहिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में इस स्टेट का फर्स्ट फार्मा पार्क अप्रूव कर दिया है कि स्टैब्लिश किया जाएगा इसे बुंदेलखंड के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। What is the name of the language in which the movie Love in 90s is made? लव इन 90s फिल्म किस भाषा में बनी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, तागिन। देखिए, काफ़ी चर्चा में है ये भी। यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने फर्स्ट एवर मूवी इन तागिन, देखिए तागिन लैंग्वेज में पहली कोई मूवी बनी है, उसका ट्रेलर लॉन्च किया है अपने होम स्टेट अरुणाचल प्रदेश में। इस मूवी के डायरेक्टर हैं तापेन नातम। मूवी का नाम है लव इन 90s और ये टैक्स फ्री रहेगी राज्य में। और जो तागिन कम्युनिटी है उनका कल्चर जो है इस पूरी मूवी में दिखाया जा रहा है। आपको जानना चाहिए तागिन या घासी मिरी ट्राइब, ये वन ऑफ द मेजर ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश में, और इनका एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल भी होता है सी दोनी फेस्टिवल। आपने सुना होगा इसका नाम। सी का मतलब अर्थ, दोनी का मतलब सन। तो 4 से 7 जनवरी के बीच में हर साल मनाया जाता है। इस साल हमने जनवरी के महीने में भी ये फेस्टिवल पढ़ा था। साथ ही आपको जाना चाहिए फिल्म से ही संबंधित एक और क्वेश्चन है। होम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन अमित शाह ने
एक फिल्म कोलकाता वेस्ट बंगाल में रिलीज़ की है जिसका नाम है ल्यूमिनरीज ऑफ बंगाल। तो नाम पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में कि अब देखिए होम मिनिस्टर ने कोई फिल्म जो है रिलीज़ की है तो पूछ लेते हैं नाम चेंज हो सकता है। यहाँ पर ल्यूमिनरीज ऑफ बंगाल है, कुछ और भी नाम, कई तरह के नाम बन के आपके ऑप्शन में आ सकते हैं। विच कंपनी हैज़ कोलेबरेटेड विद यामा फॉर मोटो GP 2023 सीजन। मोटो GP 2023 सीजन के लिए किस कंपनी ने यामाहा के साथ करार किया है? ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन ए है वाईकॉम 18। देखिए वाईकॉम 18 ने यामाहा के साथ पार्टनरशिप की है, इसको स्पॉन्सर जो है बनाया हुआ है यामाहा को, जो आने वाली मोटो GP सीज़न जो ये चल रहा है, ठीक है, इसको लाइव स्ट्रीम किया जाएगा जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 पर। तो 17 कंट्रीज से 20 रेसेस यहाँ पर जो है की जाएंगी, जिसमें कि 14th राउंड ये भारत में होगा और पहली बार भारत में मोटो GP अपना डेब्यू करेगा। तो वाईकॉम 18 के नेटवर्क में एक और जो है प्रतिस्पर्धा जुड़ गई है। बाकी आप जानते हैं कि टाटा IPL, टाटा WPL, डायमंड लीग, फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022, NBA, ला लीगा, ये सभी जो है वाईकॉम 18 के द्वारा ही प्रसारित किए जा रहे हैं। समरेश मजूमदार रिसेंटली पास्ड अवे, ही वॉज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड। समरेश मजूमदार का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और मजूमदार माफ़ कीजिएगा, सही आंसर ऑप्शन ए है लिटरेचर। देखिए साहित्य अकेडमी अवार्ड विनिंग बंगाली राइटर समरेश मजूमदार, इनका हाल ही में निधन हो गया 79 की एज में कोलकाता में। और इन्होंने अपनी बुक्स में जो नक्सलाइट मूवमेंट है वेस्ट बंगाल है उसके बारे में काफ़ी लिखा है, इसलिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया 1984 में इनकी रचना कलबेला के लिए, ये भी नक्सलाइट से संबंधित थी। एक और ऑबिचुरी आपको जानना चाहिए, फॉर्मर ओलंपिक एंड वर्ल्ड चैंपियन स्प्रिंटर तौरी बॉबी, इनका हाल ही में US में निधन हो गया है। इन्होंने 2016 रियो ओलंपिक्स में 100 मीटर में सिल्वर मेडल जीता था और 200 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और भी कई सारे मेडल इन्होंने जीते, जैसे 2015 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता 100 मीटर में, और 2017 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो इनका भी निधन हो गया है। Who has been elected as the next president of the Marylebone Cricket Club MCC? मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है मार्क निकोलस। देखिए फॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेटर एंड वेटरन कमेंटेटर मार्क निकोलस, इनको मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब MCC का नेक्स्ट प्रेसिडेंट चुना गया है और ये रिप्लेस करेंगे जो करंट प्रेसिडेंट है स्टीफन फ्राई को। Which of the following in collaboration with the Ministry of Culture launched युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हूँ? निम्नलिखित में से किसने संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हूँ लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है माइक। देखिए जो ग्रास रूट लेवल पर इंडियन म्यूज़िक को प्रमोट करने के लिए और भारत में जो यंग टैलेंट है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए माइक इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलकर युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट, ठीक है, सिंगिंग टैलेंट हंट है ये, माफ़ करना यहाँ पर मैंने हु लिख दिया, सिंगल टैलेंट हंट इसको लॉन्च किया है। तो सिंगल टैलेंट हंट एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है, जो भी भारत के सिटीजन्स हैं वो अपने सिंगिंग टैलेंट और स्किल्स को जो है यहाँ पर दर्शा सकते हैं, दुनिया के सामने ला सकते हैं। तो एक कंपटीशन है, आप सभी जानते हैं, माई गव की साइट खोलोगे तो कई तरह के कंपटीशन चलते रहते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पोस्टर कंपटीशन और भी कई तरह के क्विज चलते रहते हैं। विच कंपनी हैज़ कोलेबरेटेड विद माइक्रोसॉफ्ट टू इंट्रोड्यूस वॉइस असिस्टेड बुकिंग इन इंडियन लैंग्वेजेस? भारतीय भाषाओं में वॉइस असिस्टेड बुकिंग शुरू करने के लिए किस कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है मेक माई ट्रिप। देखिए ट्रैवल पोर्टल मेक माई ट्रिप, इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि इसका जो जनरेटिव AI सिस्टम है उसको यूज़ किया जा सके और वॉइस असिस्टेड बुकिंग इंडियन लैंग्वेजेस में इंट्रोड्यूस की जा सके। तो यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट अजूर ओपन AI सर्विस है और अजूर कोग्निटिव सर्विस है इसको यूज़ किया जाएगा और जो कस्टमर्स हैं उनकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से उनका हॉलीडे पैकेज बुक किया जा सकता है अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में। Which organization has signed a memorandum of understanding with Confederation of All India Traders and Tripta Technologies for Logistics Services?
किस संगठन ने रसद सेवाओं के लिए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और तृप्ता टेक्नोलॉजीज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन ए है, सही आंसर ऑप्शन बी है, इंडिया पोस्ट। देखिए, इंडिया पोस्ट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एंड तृप्ता टेक्नोलॉजीज के साथ। ये जो MOU रहा ये लॉजिस्टिक सर्विस से संबंधित है। तो जो भी स्मॉल एंड मीडियम ट्रेडर्स हैं वे अब इंडिया पोस्ट को यूज़ कर पाएंगे अपने लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज? यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। नीलूफर हामिदी, इलाहे मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, 3 इम्प्रिजेंट यानी कि जेल में है ईरान की विमेन जर्नलिस्ट। इनके नाम है नीलूफर हामिदी, इलाहे मोहम्मदी एंड नरगिस मोहम्मदी। इनको 2023 यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज नामित किया गया है। इस प्राइज़ के लिए इनको नामित किया गया है। अगर हम इस अवार्ड की बात करें 1997 में इसको क्रिएट किया गया था और एनुअली ये दिया जाता है उस पर्सन को या ऑर्गेनाइजेशन को या फिर इंस्टीट्यूशन को जिसने प्रेस फ्रीडम के डिफेंस के लिए, उसके प्रमोशन के लिए आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किया हो, खास करके तब जब उनकी कंट्री में या फिर उनके एरिया में प्रेस को लेकर काफ़ी खतरा हो। तो UN सिस्टम द्वारा दिया जाने वाला ये एक इकलौता इस तरह का प्राइज़ है। तो ईरान की 3 महिलाओं को ये दिया गया है। बाकी आपको ये जानना चाहिए कि गुलेर्मो काना इसाजा ये कोलंबियन जर्नलिस्ट थे, इनके नाम पर ये अवार्ड रखा गया है। इनको असैसिनेट कर दिया गया था, इनकी हत्या कर दी गई थी 17 दिसंबर 1986 को इनके ऑफिस के सामने ही। तो उन्हीं के नाम पर दिया जाता है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इसको फंड करती है, जैसे गुलेर्मो काना इसाजा फाउंडेशन ये इसको फंडिंग प्रोवाइड करती है। तो ये एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नाम से ही पता चल रहा है आपको 2023 यूनेस्को गुलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किसे मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इंडिया जॉइंटली इनॉग्रेटेड द सितवे पोर्ट विद विच कंट्री? भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से सितवे बंदरगाह का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, म्यांमार। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल और म्यांमार के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एडमिरल टिन ऑंग सांग, इन दोनों ने ही मिलकर म्यांमार में सितवे पोर्ट को इनोग्रेट किया है और भारत की ओर से पहली कार्गो शिप भी यहाँ पर पहुँची है। तो भारत की ओर से जो कार्गो शिप है इसको हरी झंडी दिखाई गई श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता से। आपको जानना चाहिए अब इस सितवे पोर्ट डेवलपमेंट के साथ ही जो कॉस्ट एंड टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है गुड्स का कलकत्ता, अगरतला और आइजोल के बीच में ये 50% तक डिक्रीज हो जाएगा। सितवे पोर्ट की बात करें तो इसे कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी फंडिंग की है। आपको बता दें इस प्रोजेक्ट को जो कंसेप्टलाइज किया गया है उसका मकसद ये है कि जो मिज़ोरम है वहाँ पर एक अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके। इसके तहत जो हल्दिया कोलकाता से या फिर और कोई पोर्ट भारत से, उसको कलादान रिवर म्यांमार से होते हुए फिर मिज़ोरम से कनेक्ट किया जा रहा है, आइजोल से कनेक्ट किया जा रहा है। तो इसमें देखिए इस प्रोजेक्ट के तहत हाईवे रोड ट्रांसपोर्ट होगा मिज़ोरम से पलितवा म्यांमार, उसके बाद फिर पलितवा से सितवे म्यांमार और फिर उसके बाद सितवे से जो भारत के पोर्ट हैं हल्दिया यहाँ पर पहुँचा जा सकेगा। देखिए इस मैप से आप ज़्यादा समझ जाएंगे। देखिए आप उधर कोलकाता से आ रहे हैं, है ना, कोलकाता से आए हम सितवे म्यांमार, फिर सितवे से पलितवा म्यांमार में ही, फिर हम चले गए दोबारा भारत में आइजोल में। ठीक है, तो ये जो रूट है ये जो है शॉर्ट पड़ता है, समय की बचत होती है, वरना पूरा घूम कर जाना पड़ता है। अगर हम आइजोल जाएं, है ना, तो घूम के जाना पड़ता है, यहाँ से सीधा पड़ जाएगा ये। तो मतलब म्यांमार के थ्रू हम कहाँ पहुँच रहे हैं, अपने ही भारत में। Which small finance bank has partnered रुपे to roll out the business cashback रुपे क्रेडिट कार्ड? किस लघु वित्त बैंक ने बिजनेस कैशबैक रुपे क्रेडिट कार्ड शुरू करने के लिए रुपे के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसने रुपे के साथ मिलकर बिजनेस कैशबैक रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स हैं उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए।
तो इसमें कई तरह के बेनिफिट्स ये प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे कि 2% कैशबैक, 48 डेज इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट एंड इंस्टेंट लोन्स। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर्स जयपुर राजस्थान में है। एमडी एंड सीईओ संजय अग्रवाल हैं और टैगलाइन है चलो आगे बढ़े। हु विल बी द फर्स्ट वुमन CMD ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट NBFC बाय नेटवर्थ? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। भारत के सबसे बड़े NBFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला CMD कौन होंगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, परमिंदर चोपड़ा। आपको जाना चाहिए पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड PESP, इन्होंने परमिंदर चोपड़ा का नाम रिकमेंड किया है किस पद के लिए? CMD पद के लिए, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए, चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर पद के लिए। किस संस्था का? जो इंडिया की लार्जेस्ट NBFC है बाय नेटवर्थ, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो जो ये रिकमेंड करते हैं वो जनरली जो है सहमति वहाँ पर दे देती है, ठीक है, जो भी एजेंसी है। आपको बता दें फर्स्ट वुमन होंगी जो कि इस पद पर जो है अपॉइंट की जा रही हैं, ठीक है। हु वॉन द 2023 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड? 2030 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है, लायनल मेसी। देखिए अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन लियोनेल मेसी, इन्होंने 2023 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो दूसरी बार इन्हें लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड नामित किया गया है। और इन्हीं की जो टीम है अर्जेंटीना की टीम, उसको टीम ऑफ द ईयर चुना गया है, लॉरियस टीम ऑफ द ईयर। साथ ही लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड ये गया है डेनमार्क की क्रिस्टियन एरिक्सन को। Which Indian athlete has created a national record in the men's triple jump event? किस भारतीय एथलीट ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी है, प्रवीण चित्रावेल। देखिए प्रवीण चित्रावेल, इन्होंने मेंस ट्रिपल जंप इवेंट में नेशनल रिकॉर्ड को जो है तोड़ा है, अब एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। एक हवाना क्यूबा में कंपटीशन हुआ है ना, पुरेवा डी कन्फ्रेंटेशन 2023 कंपटीशन, इस तरह से इसका नाम था। तो यहाँ पर इन्होंने 17.37 मीटर की जो है ट्रिपल जंप इन्होंने अचीव की है और टॉप पर रहे हैं, पोडियम में टॉप पर रहे हैं, यानी कि पहला स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। तो इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ा है हमारा। नेशनल रिकॉर्ड रंजीत माहेश्वरी ने बनाया था 2016 में 17.30 मीटर का, तो अब इनके पास आ गया है 17.37 मीटर। हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2023? एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन ए है, 3। देखिए इंडियन वेट लिफ्टर्स ने एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप्स 2023 में जो है 3 सिल्वर मेडल्स जीते हैं, गोल्ड कोई नहीं जीता, 3 सिल्वर मेडल्स जीते हैं। ये जो एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई है जिंजू साउथ कोरिया में हुई है। अगर हम इंडियन मेडल्स विनर की बात करें तो विद्या रानी देवी ने 55 kg कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है ओवरऑल। विद्या रानी देवी ने ही 55 kg क्लीन एंड जर्क में सिल्वर मेडल जीता। वहीं जेरेमी लालिंगुआ, इन्होंने 67 kg में सिल्वर मेडल जीता है स्नैच में। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड अ लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम? किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन ए है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। देखिए यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण, इन्होंने सक्षम यानी कि स्टिमुलेटिंग एडवांस्ड नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट इसको लॉन्च किया है। ये क्या है? ये एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, LMIS है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा बनाया गया। तो इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बनाया है। आपको बता दें इसका मकसद क्या है? ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करना देश में जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको, तो उनके लिए प्लेटफॉर्म है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स? द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, कस्तूरी रे। देखिए एक बुक है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स, इसके ऑथर हैं कस्तूरी रे। तो ये इन्हीं के बारे में एक बुक है, एक ट्राइबल गर्ल किस तरह से कई तरह के ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करते हुए एक शीर्ष पद तक पहुंचती है, एक ऊंचाई को प्राप्त करती है।
और बुक्स देखेंगे, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने एक बुक रिलीज़ किया जिसका टाइटल है साइबर एनकाउंटर्स। इसको उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने और फॉर्मर डीआरडीओ साइंटिस्ट ओपी मनोचा ने लिखा है। साथ ही आपको जानना चाहिए के सैलजा, इनका नाम आपने सुना होगा, केरल की फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर रही हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी भी आ रही है जिसका टाइटल है माई लाइफ एज अ कॉमरेड, तो ये भी जल्द पब्लिश होगी। एंडी मरे डिफीटेड विच प्लेयर इन द फाइनल ऑफ द एटीपी चैलेंजर इवेंट इन एक्स इन प्रोविंस। एक्स इन प्रोविंस में एटीपी चैलेंजर इवेंट के फाइनल में एंडी मरे ने किस खिलाड़ी को हराया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है टॉमी पॉल। देखिए एक मैच हुआ है एक्स इन प्रोविंस में, एटीपी चैलेंजर 2 टाइटल, इसको एंडी मरे ने जीत लिया। एंडी मरे ब्रिटिश टेनिस प्लेयर हैं और 2005 के बाद से इनका ये पहला एटीपी चैलेंजर 2 टाइटल है। तो इन्होंने फाइनल में अमेरिकन टेनिस प्लेयर टॉमी पॉल को हराया है। आपको जानना चाहिए जो एंडी मरे है 3 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन है और 2019 के बाद से इनका ये पहला टाइटल है, और क्ले पर जो खेला जाता है वो 2016 के बाद से पहला टाइटल है जो इन्होंने जीता है। विच प्रेस ऑर्गेनाइजेशन won the 2023 Pulitzer Prize for Public Services for its wartime coverage of the Ukrainian city of Mariupol? किस प्रेस संगठन ने यूक्रेनी शहर मारियोपोल के युद्धकालीन कवरेज के लिए सार्वजनिक सेवा श्रेणी में 2023 का पुलिट्जर पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन दी है द एसोसिएटेड प्रेस। देखिए पुलिट्जर प्राइज अनाउंस हो चुके हैं, तो अगर हम पहले बात करें जर्नलिज्म की तो एसोसिएटेड प्रेस, एक्चुअली ये अवार्ड जो है अमेरिका में जो भी एजेंसीज हैं जर्नलिस्ट में उनको दिए जाते हैं। तो देखिए जो एसोसिएटेड प्रेस है इसको 2023 का पुलिट्जर प्राइज़ मिला है पब्लिक सर्विस कैटेगरी में, क्योंकि इसने जो कवरेज की है यूक्रेन की सिटी मारियोपोल के बारे में, उसको जब बिसीज कर दिया गया था उसके बारे में कवरेज की है, तो वहाँ पर इसको उस रिपोर्टिंग के लिए इसको पुलिट्जर प्राइज़ मिला है पब्लिक सर्विस कैटेगरी में। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए अवार्ड दिया गया है। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग यानी जिन्होंने रशिया का इन्वेजन जो है यूक्रेन में उसको रिपोर्ट किया। और भी आप अवार्ड देख सकते हैं जर्नलिज्म में किस किस को मिला है, जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग में लॉस एंजलिस टाइम्स को मिला है, वॉल स्ट्रीट जर्नल को मिला है इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग के लिए, और नेशनल रिपोर्टिंग के लिए वॉशिंगटन पोस्ट को मिला है, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स हमने देख चुके हैं पहले ही, है ना। अलग अलग तरह की कैटेगरी है इसमें। अच्छा, इसके अलावा बुक्स ड्रामा एंड म्यूज़िक में भी अवार्ड दिया गया, तो इसमें 8 कैटेगरीज में दिया जाता है। जैसे फिक्शन में आप देखें, ड्रामा में देखिए, हिस्ट्री में, बायोग्राफी में, मेमोir या फिर ऑटोबायोग्राफी में, पोइट्री में, जनरल नॉन फिक्शन में और म्यूज़िक में। तो ये सभी विनर्स हैं, इसमें आप देख सकते हैं। Which insurer has partnered with Indian Industries Association to provide life insurance plans in उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में जीवन बीमा योजना प्रदान करने के लिए किस बीमा कंपनी ने भारतीय उद्योग संघ के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन बी है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। देखिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कि एक प्राइवेट लाइफ इंश्योरर है, इसने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ, ताकि जो एमएसएमई सेक्टर का जो वर्कफोर्स है उत्तर प्रदेश में उन्हें लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा सके। तो इसके तहत जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है वो अपना पेनिट्रेशन बढ़ाना चाह रही है उत्तर प्रदेश में, जो भी एमएसएमई सेक्टर वर्कफोर्स है उनको अपना इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर करके। विच मेट्रो सर्विस इन द कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड पेपर टिकट्स विद QR कोड्स? देसी किस मेट्रो ने QR कोड के साथ पेपर टिकट पेश किया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन ए दिल्ली मेट्रो। देखिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC, इसने अब QR कोड बेस्ड पेपर टिकट्स लॉन्च कर दिए हैं अपनी सभी लाइंस पर ट्रैवलिंग के लिए। तो अब यदि आप इस तरह का QR बेस्ड पेपर टिकट जब आप प्राप्त करते हैं तो उसके बाद आपके पास 60 मिनट रहते हैं, आप जो है मेट्रो बोर्ड कर सकते हैं। यदि आप 60 मिनट के तहत ऐसा नहीं करते हैं, एंटर नहीं करते हैं मेट्रो में, तो आपका टिकट इनवैलिड माना जाएगा। As per a report on optimal generation mix for 2029-30, India to have 41 gigawatt of energy storage by which year? ऑप्टिमल जनरेशन मिक्स 2029-30 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत 41 गीगावाट ऊर्जा भंडारण प्राप्त कर लेगा? सही आंसर ऑप्शन ए है 2030। देखिए एक रिपोर्ट लॉन्च की गई है जिसका नाम है रिपोर्ट ऑन ऑप्टिमल जनरेशन मिक्स फॉर 2029-30। इसको रिलीज़ किया है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने।
इसमें बताया गया है कि 2029-30 तक भारत जो है 41 गीगावाट का एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी प्राप्त कर लेगा, साथ ही 770 गीगावाट की टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी भी प्राप्त कर लेगा। ठीक है, साथ ही इसमें भी बताया कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए भारत को 41.65 गीगावाट की जो है ज़रूरत पड़ेगी 2029-30 तक अपनी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पूरी करने के लिए। अगर हम इन टर्म्स ऑफ जनरेशन बात करें तो बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है भारत में नॉन फॉसिल फ्यूल्स से, तो ये 25% से बढ़कर जो अभी फिलहाल 25% है 2022-23 में, जो 44% हो जाएगा 2030 तक। अगर हम इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी बात करें तो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज, जो हमारे सोर्सेज हैं नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज, ये 42% अभी हैं, इससे बढ़कर 64% हो जाएंगे 2030 तक। और जो हमारी टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है वो भी 770 गीगावाट हो जाएगी। वेयर इन इंडिया हैज़ द US बेस्ड फिनटेक सॉफ्टवेयर कंपनी सेजेंट ओपन इट्स ऑफिस। अमेरिका की फिनटेक सॉफ्टवेयर कंपनी सेजेंट ने भारत में अपना कार्यालय कहाँ पर खोला है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी चेन्नई है। देखिए, सेजेंट एक US बेस्ड फिनटेक सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो इसने US से बाहर अपना हेडक्वार्टर्स खोला है चेन्नई, तमिलनाडु में। तो ये देखिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, जैसे जो बैंक होते हैं या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज होती है ना, उनको मॉर्गेज संबंधित या लोन संबंधित जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो प्रोवाइड कराती हैं। Which country topped a list of 10 countries that accounted for 60% of global maternal deaths, stillbirths and newborn deaths globally? कौन सा देश उन 10 देशों की सूची में सबसे ऊपर है जो विश्व स्तर पर 60% मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन ए इंडिया। देखिए, हाल ही में यूनाइटेड नेशन द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, तो उसमें टॉप 10 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पूरे विश्व का 60% ग्लोबल मैटरनल डेथ्स, स्टिल बर्थ्स और न्यू बॉर्न डेथ्स होती हैं। उनमें टॉप पर भारत है। साथ ही 51% लाइव बर्थ्स ग्लोबली यहाँ पर होते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है इसको जारी किया गया है WHO, यूनिसेफ और UNFPA द्वारा। कहाँ पर लॉन्च किया गया? इंटरनेशनल मैटरनल न्यूबॉर्न हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जो कि केप टाउन साउथ अफ्रीका में हुई है। इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया गया गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड एलाइन MNH के द्वारा, किसके साथ मिलकर? यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ मिलकर। तो ये अपने आप में क्वेश्चन है, कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? साउथ अफ्रीका में, केप टाउन में। अच्छा, इसमें भी बताया गया है कि 4.5 मिलियन डेथ्स जो हुई हैं उनमें मैटरनल डेथ्स 0.29 मिलियन हैं, स्टिल बर्थ्स जो हैं वो 1.9 मिलियन है और न्यूबॉर्न डेथ्स ये 2.3 मिलियन है। यदि हम 2020-21 की बात करें, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया क्या रहा? सब सहारन अफ्रीका एंड सेंट्रल एंड सदर्न एशिया। इसमें भी बताया गया है कि भारत में 7,88,000 मैटरनल डेथ्स हुई हैं, मतलब 7,88,000 मैटरनल डेथ्स, स्टिल बर्थ्स एंड न्यू नेटल डेथ्स हुई हैं 2020 में। और ग्लोबली कितना हुआ? 4.5 मिलियन डेथ्स। साथ ही हमारी जो देश है ये ग्लोबली 17% लाइव बर्थ्स में जो है भारत का जो है शेयर है। भारत के बाद नाइजीरिया है, पाकिस्तान है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, इथियोपिया, बांग्लादेश है, चाइना भी इस कतार में है। विच कंट्री होस्टेड द पीटर्सबर्ग डायलॉग ऑन क्लाइमेट चेंज? किस देश ने जलवायु परिवर्तन पर पीटर्सबर्ग संवाद की मेजबानी की है? सही आंसर ऑप्शन डी जर्मनी है। आपको जाना चाहिए पीटर्सबर्ग डायलॉग ऑन क्लाइमेट चेंज ये हाल ही में बर्लिन जर्मनी में होस्ट किया गया, जर्मनी और यूनाइटेड अरब अमीरात द्वारा। आप सभी जानते हैं कि 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ यानी कि COP28 टू UNFCCC ये UAE में होने वाली है ना। तो उसी से पहले ये एक कॉन्फ्रेंस लॉन्च की गई है, पीटर्सबर्ग डायलॉग ऑन क्लाइमेट चेंज। तो देखिए, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये एनुअल हाई लेवल पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल फोरम है। तो हर साल होती है ये कॉन्फ्रेंस। और क्यों होती है? ताकि जो COP होने वाला है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो होने वाली है, उससे पहले एक नीति बनाई जा सके कि जो COP होगा उसमें क्या क्या हमारे निगोशिएशंस हम करेंगे, किन किन बातों पर हम चर्चा करेंगे, क्या क्या निगोशिएशंस होंगे। तो उससे पहले हर साल ये पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग होता है। साथ ही 2023 को ईयर फॉर द ग्लोबल स्टॉक टेक भी बताया गया है। इसका मतलब है कि पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो ऑब्जेक्टिव्स सेट किए गए थे तो उनको भी रिविजिट किया जाएगा कि हम हमारे जो एफर्ट्स हैं
क्या वो पेरिस एग्रीमेंट में जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा कर पाएंगे। तो उसी को एक्सेस करने के लिए ये ग्लोबल स्टॉक टेक नाम दिया गया है 2023 के लिए। इन विच सिटी द फाउंडेशन स्टोन ऑफ हरे कृष्णा हेरिटेज टावर वॉज लेड। हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला किस शहर में रखी गई है? सही आंसर ऑप्शन डी, हैदराबाद। देखिए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, इन्होंने 400 फुट हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है हैदराबाद में। तो इस टावर में मंदिर भी होंगे और ये 6 एकड़ में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा 200 करोड़ रुपए की लागत से। श्री श्री राधा कृष्णा और श्री वेंकटेश्वरा स्वामी का टेम्पल भी यहाँ पर होगा। What is the name of the project for which the Ministry of Housing and Urban Affairs, Ministry of Railways and JICA signed an MOU? उस परियोजना का नाम क्या है जिसके लिए MOHUA रेल मंत्रालय और JICA ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, प्रोजेक्ट स्मार्ट। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इन दोनों ने मिलकर जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA इसके साथ एक MOU साइन किया है। किस लिए? प्रोजेक्ट स्मार्ट के लिए। प्रोजेक्ट स्मार्ट का मतलब क्या है? स्टेशन एरिया डेवलपमेंट अलोंग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। तो प्रोजेक्ट स्मार्ट में प्रोजेक्ट स्मार्ट के तहत जो भी मुंबई अहमदाबाद हाईवे स्पीड रेलवे स्टेशंस हैं इसके सराउंडिंग एरियाज़ जो हैं उनको डेवलप किया जाएगा। देखिए कई तरह के स्टेशन होंगे मुंबई अहमदाबाद के बीच में, जो ये हाई स्पीड ट्रेन चलेगी तो वहाँ पर बीच में स्टेशन भी होंगे, तो उनके सराउंडिंग एरियाज़ को डेवलप करने से संबंधित ये MOU साइन किया गया है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बढ़ सके उन स्टेशंस के आसपास के एरियाज़ में। तो देखिए टोटल जो है 12 स्टेशंस रहेंगे उस रूट में, है ना। तो उन 12 में से 4 जो हाई स्पीड रेल स्टेशन हैं साबरमती सूरत गुजरात में, विरार और थाने महाराष्ट्र में। तो इसके लिए ये MOU साइन किया गया है। सूरत, विरार और थाने तो ग्रीनफील्ड स्टेशन है, जबकि साबरमती ब्राउनफील्ड स्टेशन है। तो जो सूरत, विरार, थाने, ग्रीनफील्ड का मतलब क्या होता है? जो नए सिरे से बिल्कुल ज़मीन ली है उसके बाद फिर नई बिल्डिंग बना रहे हैं उसको ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बोलते हैं। ब्राउनफील्ड क्या बोलते हैं? पहले से बिल्डिंग वगैरह बनी हुई है या तो उसको रिनोवेट किया गया है, ठीक है, मतलब पहले से कोई इस्टेब्लिशमेंट उस ज़मीन पर रही है, उसको बोलते हैं ब्राउनफील्ड। व्हाट इज़ द थीम फॉर 2023 इंटरनेशनल नर्सेज डे? 12 मई को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 का थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, आवर नर्सेज आवर फ्यूचर। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल नर्सेज डे एक इंटरनेशनल डे है जो कि हर साल 12 मई को मनाया जाता है। जो भी नर्सेस का कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी में उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। आपको बता दें जनवरी 1974 में डिसाइड किया गया था कि 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाएगा, क्योंकि 12 मई को जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल रही हैं इनकी बर्थ एनिवर्सरी भी होती है। फ्लोरेंस को आप सभी जानते हैं कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग जो है बोला जाता है। 2023 में इसका थीम रहेगा अवर नर्सेज अवर फ्यूचर। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 12 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ भी सेलिब्रेट किया जाता है। विच एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी कि इंडो थाई कॉर्पेट बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द रॉयल थाई नेवी वॉज कंडक्टेड फ्रॉम 3rd to 10th मई 2023। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना की भारत थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का कौन सा संस्करण 3 से 10 मई 2023 तक आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 35th। देखिए 35th एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी कि इंडो थाई कॉर्पेट ये इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी के बीच संपन्न हुआ है 3 से 10 मई 2023 के बीच। भारत की ओर से इंडियन नेवल शिप केसरी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और जो थाईलैंड है इनके यहाँ से साइबोरी ये शिप है इसने पार्टिसिपेट किया है। कहाँ पर हुई? अंडमान सी में। इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड अ $1 बिलियन क्रेडिट लाइन टू विच कंट्री फॉर एसेंशियल इंपोर्ट्स। भारत ने आवश्यक आयात के लिए किस देश को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, श्रीलंका। देखिए भारत ने श्रीलंका को $1 बिलियन की जो क्रेडिट लाइन है वो दी है, यानी कि उसको 1 साल और एक्सटेंड कर दिया है ताकि जो श्रीलंका है वो एसेंशियल इंपोर्ट्स कर सके, जो काफ़ी महत्वपूर्ण जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आयात कर सके, क्योंकि पे करना होता है
है ना, फॉरेन करेंसी में, तो उसके लिए 1 बिलियन US डॉलर की क्रेडिट लाइन भारत ने 1 साल के लिए एक्सटेंड की है। ये क्रेडिट लाइन किसका हिस्सा है? भारत ने श्रीलंका को, देखिए आप सभी जानते हैं पिछले साल श्रीलंका में काफ़ी जो है ज़बरदस्त फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तब भारत ने 4 बिलियन US डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कराई थी, ठीक है, इमरजेंसी असिस्टेंस। तो उसी का ये हिस्सा है 1 बिलियन US डॉलर की जो लाइन ऑफ क्रेडिट अब दी है। तो ये मार्च में एंड होनी थी, लेकिन अब इसको मार्च 2024 तक कर दिया गया है। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है कि कोई कंट्री एक तरह का मॉनेटरी असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है किसी दूसरी कंट्री को जिसको दे रहे हैं लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है। उसमें से मान लीजिए 100 रुपये इंडिया ने श्रीलंका को कहा कि हम आपको लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करा रहे हैं 100 रुपये की, तो अब श्रीलंका उसमें से 20 रुपये निकाल सकता है किसी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, और फिर 40 रुपये निकाल सकता है, उसके बाद और 40 रुपये निकाल सकता है। तो इस तरह से 100 रुपये की पूरी क्रेडिट लाइन वो जो है उसको खर्च कर सकता है। इस तरह से जब भी उसको नीड हो तब वहाँ से पैसा ले सकता है। श्रीलंका की बात करें तो 2 कैपिटल्स हैं, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरा गोटे। प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणवर्धने हैं, प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे हैं, करेंसी है श्रीलंकन रूपी। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड सोलर फाइनेंसिंग प्रोग्राम टू एड MSMEs की सहायता के लिए किस बैंक ने सौर वित्त पोषण कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है, यस बैंक। देखिए आपको जानना चाहिए यस बैंक ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है यस किरण। तो लैंडिंग प्रोग्राम है, ऑब्वियस सी बात है जब बैंक ने लॉन्च किया है, और किससे संबंधित है? जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे संबंधित है। तो वे अपने प्रेमाइसेस में अगर सोलर पैनल्स इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उनको फाइनेंस की नीड होगी, तो उसी से संबंधित ये प्रोग्राम है यस किरण। तो कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस यस बैंक प्रोवाइड कराएगा इन MSMEs को। साथ ही जो लीडिंग सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स हैं और इंस्टॉलर्स हैं उनके साथ भी टाई अप कराएगा यस बैंक। आपको जानना चाहिए यस बैंक ने हाल ही में राजन पेंडल इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है अपने बैंक में 3 साल के लिए। बाकी इस बैंक के बारे में आप जानते हैं, CEO प्रशांत कुमार हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द पोषण भी पढ़ाई भी कैंपेन? किस मंत्रालय ने पोषण भी पढ़ाई भी अभियान शुरू किया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्होंने अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी कि ECCE इसको सुदृढ़ बनाने के लिए पोषण भी पढ़ाई भी इस अभियान को लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। तो ये जो एक यूनिक इनिशिएटिव लिया गया है, इसका मकसद है भारत में हाई क्वालिटी प्री स्कूल नेटवर्क को डेवलप करना। आपको जानना चाहिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ये एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 मिशन का। आपको जानना चाहिए इसमें इस प्रोग्राम के तहत जो भी वर्क है वो आंगनवाड़ी द्वारा किया जाएगा। ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराएंगी और साथ साथ चिल्ड्रन को बेटर एजुकेशन भी इंश्योर करेंगी। What is the name of the portal launched by the India Post Confederation of All India Traders and Tripta Technologies to provide logistics for small traders? छोटे व्यापारियों के लिए रसद प्रदान करने हेतु इंडिया पोस्ट कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और त्रिप्ता टेक्नोलॉजीज द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का क्या नाम है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, भारत ई-मार्ट। आपको जानना चाहिए भारत ई-मार्ट पोर्टल क्रिएट किया गया है और इसे क्रिएट करने के लिए एक MOU साइन किया गया इंडिया पोस्ट कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एंड त्रिप्ता टेक्नोलॉजीज के बीच में। इस MOU के दौरान जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशंस हैं देवू सिंह चौहान ये भी मौजूद रहे। आपको जानना चाहिए जो भारत ई-मार्ट पोर्टल है ये जो भी ट्रेडर्स हैं उनके यहाँ से जो कंसाइनमेंट है उसको पिकअप करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। साथ ही जहाँ पर वो जो सामान है जो प्रोडक्ट है वो जाना है उसकी भी डिलीवरी इंश्योर करता है। तो इस तरह का एक पोर्टल है, मतलब एक सॉफ्टवेयर टाइप है और यहाँ पर जो है डिटेल्स मिल जाएंगी कहाँ से सामान कहाँ पर जाना है। इंटरनेशनल ज्वेलरी एक्सपोजिशन सेंटर इनोग्रेटेड इन विच सिटी? अंतर्राष्ट्रीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन ए है, दुबई। देखिए भारत की ओर से राजेश कुमार सिंह जो कि सेक्रेटरी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, साथ ही मिस्टर जुमा मोहम्मद अल कैद
जो कि असिस्टेंट अंडर सेक्रेटरी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, यूनाइटेड अरब अमीरात हैं। साथी संजय सुधीर जो कि भारत के एम्बेसडर यूएई में। इन सभी ने मिलकर दुबई यूएई में इंटरनेशनल ज्वेलरी एक्सपोजिशन सेंटर को इनोग्रेट किया है। विच टू ऑर्गेनाइजेशंस साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू कोलैबोरेट ऑन इंटीग्रेटिव हेल्थ रिसर्च। एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान पर सहयोग करने के लिए किन दो ऑर्गेनाइजेशन ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड आईसीएमआर। आपको जानना चाहिए हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने एक एमओयू साइन किया है ताकि जो हेल्थ रिसर्च है उसको प्रमोट किया जा सके, उससे संबंधित हेल्थ संबंधी जो भी रिसर्च है उसको आगे बढ़ाया जा सके, मिलकर काम किया जा सके। तो इसके तहत जो भी आयुष रिसर्चर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। विच एडिशन ऑफ SCO स्टार्टअप फोरम वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली रिसेंटली। हाल ही में नई दिल्ली में SCO स्टार्टअप फोरम के किस संस्करण का आयोजन किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, थर्ड। देखिए, स्टार्टअप इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडिया, इन्होंने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम का 3rd एडिशन हाल ही में न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया है। तो इसका मकसद रहा कि जो SCO मेंबर स्टेट्स हैं उनमें आपस में कुछ कॉमन प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएं, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो फॉलो की जाती हैं सभी कंट्रीज़ के द्वारा उनको शेयर किया जाए स्टार्टअप से संबंधित। आपको बता दें जो फर्स्ट संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम है ये 2020 में ऑर्गेनाइज किया गया था। विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क। किस राज्य ने भारत का पहला राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क पेश किया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन बी है, तेलंगाना। देखिए, भारत में पहली तरह की इस तरह की पॉलिसी लाई गई है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है राज्य में ताकि जो रोबोटिक इकोसिस्टम है उसको राज्य में प्रमोट किया जा सके। तो तेलंगाना रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर को भी राज्य सरकार द्वारा सेटअप किया जाएगा। अब देखिए, जो भी रोबोटिक्स से संबंधित जो भी उपकरण है ना, या फिर इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा कहीं पर भी बिजनेस में या फिर रिसर्च में, इनोवेशन में, और जो स्किल्ड वर्कफोर्स है उसके डेवलपमेंट में जो रोबोटिक्स पूरा इकोसिस्टम है उसको तैयार किया जाएगा तेलंगाना सरकार के द्वारा। तेलंगाना की बात करें, कैपिटल हैदराबाद है, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैं, गवर्नर हैं तमिलसाई सुंदरराजन। Who has been appointed by Larsen & Toubro as chairman and managing director? लार्सन एंड टूब्रो ने किसे अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, SN सुब्रमण्यम। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो LNT, इन्होंने SN सुब्रमण्यम को चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है। 1 अक्टूबर 2023 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। आपको बता दें सुब्रमण्यम फिलहाल CEO एंड MD हैं लार्सन एंड टूब्रो के, और AM नायक ये अब तक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहे LNT के। तो इनका जो कार्यकाल है 30 सितंबर 2023 को एंड हो जाएगा। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द राइट टू वॉक। कौन सा राज्य चलने का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए, पंजाब। देखिए, पंजाब में जो पेडेस्ट्रियन हैं और साइकिलिस्ट हैं उनके डेथ केसेस काफ़ी सामने आते रहते हैं, इसलिए पंजाब गवर्नमेंट ने राइट टू वॉक को इम्प्लीमेंट किया है। यानी कि जो भी रोड ओनिंग एजेंसीज़ हैं जो रोड को बना रही हैं इंक्लूडिंग NHAI, उनको बताया गया है कि यदि आप अब आगे से कोई भी रोड एक्सपेंशन का कार्य करते हैं या फिर कोई नई रोड बनाते हैं तो उसमें आपको जो है फुटपाथ और साइकिल ट्रैक जो है अवश्य प्रोवाइड कराना है। पंजाब की बात करें, कैपिटल चंडीगढ़ है, चीफ मिनिस्टर भगवंत मान है, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। Which company has collaborated with the National Aeronautics and Space Administration to launch a new geospatial foundation model? किस कंपनी ने एक नया भूस्थानिक फाउंडेशन मॉडल लॉन्च करने के लिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, IBM। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी कि IBM, इन्होंने नासा के साथ मिलकर एक जियोस्पेशियल फाउंडेशन मॉडल को जो है तैयार किया है, उसका अनावरण किया है। और ये जो मॉडल है ये क्या करता है, ये सैटेलाइट डेटा को हाई रेजोल्यूशन मैप्स में कन्वर्ट करता है। फ्लड से संबंधित मैप हो सकता है, फायर से संबंधित, या फिर कोई भी लैंडस्केप चेंज होता है उससे संबंधित मैप को
जो है ये तैयार करता है। किसको यूज़ करके? सैटेलाइट डेटा को यूज़ करके। तो जो भी क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क हो सकते हैं, जैसे क्रॉप्स को, बिल्डिंग को या फिर और भी इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो उसका पता पहले से ही लगाया जा सकता है और तैयारी पूरी की जा सकती है। IBM के चेयरमैन CEO अरविंद कृष्णा है, हेडक्वार्टर्स US में है। फ्रॉम विच सिटी वर PMJJBY, PMSBY एंड APY लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 9 मई 2015। 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा PMJJBY, PMSBY और APY का शुभारंभ किस शहर से किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए, कोलकाता। देखिए क्वेश्चन क्यों लिया गया है। 3 तरह की स्कीम है, तीनों ही सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY और अटल पेंशन योजना APY। तो इन तीनों ही स्कीम्स की 8th एनिवर्सरी मई के महीने में मनाई जा रही है। आपको जानना चाहिए तीनों ही स्कीम्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई 2015 को कोलकाता, वेस्ट बंगाल से लॉन्च की गई थी और अब तक भी ये स्कीम्स एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि 26 अप्रैल 2023 तक यदि हम इन स्कीम्स में इनरोलमेंट्स की बात करें तो PMJJBY में 16.2 करोड़, PMSBY में 34.2 करोड़ और APY में 5.2 करोड़ एनरोलमेंट्स हुए हैं। बारी बारी से तीनों स्कीम्स को शॉर्ट में देखेंगे, थोड़ा संक्षेप में देखेंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करें तो ये स्कीम 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, ईयर टू ईयर रिन्यू की जा सकती है। किसी भी कारण से डेथ हो उसके लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पर जो लाइफ कवर है 2 लाख रुपए का है, किसी भी कारण से डेथ हो जाए प्रीमियम होता है 436 रुपये पर एनम। एलिजिबिलिटी क्या है? पर्सनस इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 50 ईयर्स, 18 से 50 साल के लोग जो हैं इसके लिए एलिजिबल होते हैं जिनके पास इंडिविजुअल बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस अकाउंट है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY की बात करें तो ये 1 ईयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है, इसको भी रिन्यू किया जा सकता है और डेथ हो जाती है एक्सीडेंट के कारण या फिर डिसेबिलिटी हो जाती है एक्सीडेंट के कारण, तो उससे संबंधित है ये इंश्योरेंस प्रोवाइड होता है। तो देखिए जो भी पर्सन है 18 से 70 साल के बीच में जिनके पास बैंक अकाउंट या फिर पोस्ट ऑफिस अकाउंट है वो इस स्कीम के तहत एनरोल कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की यानी कि सब्सक्राइबर की अगर डेथ हो जाती है या फिर फुल डिसेबिलिटी हो जाती है तो 2 लाख रुपए का यहाँ पर वो क्लेम कर सकता है और यदि पार्शियल डिसेबिलिटी होता है तो 1 लाख रुपए उसको प्रोवाइड कराए जाते हैं। प्रीमियम कितना रहता है? 20 रुपये पर एनम। अटल पेंशन योजना की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण स्कीम है और अब तक भी इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो अटल पेंशन योजना एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि इंडियंस खास करके जो पुअर हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं उनके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और इसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि PFRDA के द्वारा। आपको जानना चाहिए 18 से 40, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि इसकी जो एज ग्रुप है वो कितनी है। तो 18 से 40 तक के एज के जो व्यक्ति हैं, ठीक है, वो इसमें अपना जो है अकाउंट या फिर इस स्कीम में एनरोल कर सकते हैं। हु आर नॉट इनकम टैक्स पेयर्स और जो भी आपकी पेंशन है वो आपके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से तय होती है। तो इसमें पेंशन कितनी मिलती है बाद में? 1000 रुपये भी हो सकती है, 2000 भी, 3000 भी, 4000 भी और 5000 रुपये पर मंथ हो सकती है 60 साल एज होने के बाद। ठीक है, डिपेंड करता है आपने कितना कंट्रीब्यूशन किया है उसके हिसाब से। तो इसमें मंथली पेंशन अवेलेबल रहती है सब्सक्राइबर के लिए और सब्सक्राइबर के बाद फिर उसके स्पाउस के लिए और यदि दोनों की डेथ हो जाए फिर जो नॉमिनी है उसको पैसा मिलता है। अगर प्रीमैच्योर डेथ हो जाती है सब्सक्राइबर की तो उसके जो स्पाउस है वो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी पीरियड बचा है उस तक के लिए। और इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो कब कर सकते हैं? मंथली भी, क्वार्टरली भी या फिर हाफ ईयरली बेसिस पर कर सकते हैं। विड्रॉल की अगर हम बात करें तो सब्सक्राइबर इसमें जो है वॉलेंट्री एग्जिट भी ले सकता है कुछ सर्टेन कंडीशंस के तहत। यहाँ पर आप पहले भी एग्जिट कर सकते हैं। व्हाट इज़ द नेशनल टेक्नोलॉजी डे? व्हेन इज़ द नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 11 मई। एक्चुअली क्वेश्चन में 11 मई को ही कवर करना चाहता था पर थोड़ा कन्फ्यूज़न था थीम को लेकर, क्योंकि मैंने 3-4 अलग अलग जगह पर देखा न्यूज़पेपर में। हिंदुस्तान टाइम्स ने अलग दिया हुआ था और अलग और भी जो भी पेपर हैं उन्होंने अलग अलग दिया हुआ था। 3-4 तरह के थीम मिल रहे थे
तो मैंने सोचा एक बार कंफर्म करके तभी इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। आपको जानना चाहिए इस डे की शुरुआत फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा 1999 में की गई थी। उनका ये मानना था जो भी इंडियन साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं और टेक्नोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इंडिया के साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में कंट्रीब्यूट किया है, उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाए। साथ ही मई 1998 में जो पोखरण टेस्ट हमने किया गया, तो उसको भी यादगार बनाने के लिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है हर साल 11 मई को। इसके अलावा और भी कुछ इवेंट हुए हैं जो 11 मई को ही हुए हैं हमारे यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित। भारत ने फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट हंस 3 इसको भी बेंगलुरु में टेस्ट किया था। साथ ही त्रिशूल मिसाइल को भी कंडक्ट किया गया था DRDO द्वारा 11 मई 1998 को। आपको जानना चाहिए इस बार नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2023 का थीम रहा स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। अच्छा, इस नेशनल टेक्नोलॉजी डे के मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 5800 करोड़ रुपए के साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाई है। देख लेते हैं कौन कौन सा, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया यानी कि लीगो इंडिया, हिंगोली महाराष्ट्र में। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जतनी उड़ीसा। प्लेटिनम जुबली ब्लॉक ऑफ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई। इन सभी की आधारशिला रखी गई है। साथ ही फिशन मोलिब्डेनम 99 प्रोडक्शन फैसिलिटी मुंबई। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट विशाखापट्टनम। नेशनल हेड्रोन बीम थेरेपी फैसिलिटी नई मुंबई। रेडियोलॉजिकल रिसर्च यूनिट नई मुंबई। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर विशाखापट्टनम। वीमेन एंड चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल बिल्डिंग नवी मुंबई। इन सभी को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया इस मौके पर। हु विल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NIIFL ऑन एन इंटरिम बेसिस। NIIFL के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक कौन होंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, राजीव धार। आपको जानना चाहिए नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड ने राजीव धार जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं फिलहाल, इन्हें इंटरिम बेसिस पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है NIIFL का। आपको जानना चाहिए सुजोय बोस को सक्सीड करेंगे। NIIFL के बारे में आपको जानना चाहिए। देखिए, 3 तरह के फंड्स हैं, मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड्स एंड स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड। तो इनके तहत 4.3 बिलियन US डॉलर की इक्विटी कैपिटल को ये मैनेज करता है NIIFL और इसकी स्थापना फरवरी 2015 में की गई थी। हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। विच सिटी होस्टेड द 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस? किस शहर ने 6ठे हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, ढाका। आपको जानना चाहिए बांग्लादेश ने हाल ही में 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है 12 से 13 मई के बीच ढाका में, और हाई लेवल गवर्नमेंट डेलीगेशंस, थिंक टैंक्स फ्रॉम अबाउट 25 कंट्रीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया है और इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा पीस, प्रोस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर ए रेजिलिएंट फ्यूचर। आपको जानना चाहिए जो 6th एडिशन रहा इस कॉन्फ्रेंस का, इसको ऑर्गेनाइज किया गया इंडिया फाउंडेशन द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बांग्लादेश एंड S राजारत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया गया। Which among the following was conferred CDS Unit Citations Award for their exemplary performance for the year 2021-22? निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021-22 के लिए उनके अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए CDS यूनिट प्रशस्ति पत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। 2 पैरा स्पेशल फोर्सेस या फिर स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड या कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद। तो सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। आपको जानना चाहिए 2021-22 में एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस के लिए जनरल अनिल चौहान जो कि चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ हैं, इन्होंने CDS यूनिट साइटेशंस अवार्ड दिए हैं स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड को, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद को और 2 पैरा स्पेशल फोर्सेस को। आपको जानना चाहिए जब हमारे देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाया गया था 2019 में, उसी के बाद ये CDS यूनिट साइटेशंस अवार्ड भी कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे ताकि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन को बूस्ट मिल सके। हाउ मच ग्रोथ इन कोल प्रोडक्शन हैज़ इंडिया एक्सपीरियंस्ड फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2018 to 2019 to फाइनेंशियल ईयर 2022-23?
भारत में वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक कोयला उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है 22.6%। आपको जानना चाहिए जो भारत का डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन है ये पिछले 5 सालों में 22.6% तक ग्रो किया है। अगर हम नंबर्स में देखें तो देखिए 2022-23 में जो हमारा कोल प्रोडक्शन है, हमारे देश का ओवरऑल कोल प्रोडक्शन ये 893.08 मिलियन टन्स का रहा है, जबकि यही 2018-2019 में 728.72 मिलियन टन्स का था, यानी कि 22.6% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। बात कोल की हो रही है तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट आपको जानना चाहिए, भारत में कोल का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है ये छत्तीसगढ़ है और सबसे ज़्यादा कोल के रिजर्व झारखंड में है। इस लाइन को आप अभी नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछ ली जाती है, खास करके कोल से संबंधित तो पूछा ही जाता है। तो सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ पर है? झारखंड में। और सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ किया जाता है? छत्तीसगढ़ में। एक क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड कोल माइनिंग कंपनी इन इंडिया? तो 4 ऑप्शन थे और इसमें सही आंसर ऑप्शन बी रहा, सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड। 1920 में इस्टेब्लिश की गई थी। Ministry of Housing and Urban Affairs signed an MOU with which agency for technical assistance for solid waste management under स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता के लिए किस एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, राइट्स। देखिए जो अर्बन एरिया है, खास करके जहाँ पर 1 लाख से कम की पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर अर्बन सैनिटेशन के लिए यूज्ड वाटर मैनेजमेंट UWM ये काफ़ी हेल्पफुल कंपोनेंट रहा है। तो इसी सॉलिड वेस्ट एंड यूज्ड वाटर मैनेजमेंट को एक्सेलरेट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, तेज़ी लाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक MOU साइन किया है राइट्स लिमिटेड के साथ, ताकि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड अर्बन वाटर मैनेजमेंट है इससे संबंधित टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। The RBI has imposed a monetary penalty of rupees 2.92 crore on which bank for non-compliance with the provisions of directions issued by Reserve Bank? RBI ने रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के प्रावधानों का पालन न करने के लिए किस बैंक पे 2.92 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शन आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन ए है, कैनरा बैंक। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैनरा बैंक पर 2.92 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है, क्योंकि RBI के कुछ नॉर्म्स इसने फॉलो नहीं किए हैं, जैसे कि लिंक्ड इंटरेस्ट रेट्स टू एक्सटर्नल बेंचमार्क, और इसने सेविंग अकाउंट्स जो है इन एलिजिबल एंटिटीज़ के ओपन किए हैं, इससे संबंधित ये पेनल्टी लगाई गई है। कैनरा बैंक की बात करते हैं, MD एंड CEO के सत्यनारायण राजू हैं, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है, टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। हाल ही हमने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये देखा था कैनरा बैंक से संबंधित कि कैनरा बैंक और भारत बिल पे इन्होंने टाई अप किया है, ताकि जो इंडियन डायस्पोरा है जो ओमान में रहती है उसको क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट की सुविधा प्रोवाइड की जा सके। विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइजिंग द ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट? कौन सी संस्था ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट का आयोजन कर रही है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, GFIN। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन 13 इंटरनेशनल रेगुलेटर्स में है जो ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क GFIN द्वारा आयोजित फर्स्ट एवर ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। आपको जानना चाहिए जो GFIN है ये फाइनेंशियल इनोवेशन को सपोर्ट करता है, ताकि कस्टमर्स को जो है इससे फ़ायदा हो सके, ठीक है। और फिलहाल इसको जो चेयर किया जाता है, जो इसकी अध्यक्षता करता है, वो फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी है। तो इसमें RBI भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और भारत में जो फर्म्स हैं फाइनेंशियल संबंधित, जो फर्म्स हैं जो फाइनेंशियल इनोवेशन जो है के फील्ड में हैं, उनको RBI इनवाइट करता है कि आप इस ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट में पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। तो RBI इसका मेंबर होने के साथ साथ भारत में जो संस्थाएं हैं उनको इनवाइट कर रही है कि आप इस कंपटीशन में पार्ट लीजिए। इसको होस्ट किया जा रहा है UKFCA डिजिटल सैंडबॉक्स, ठीक है, पर ये एक प्लेटफॉर्म है डिजिटल सैंडबॉक्स, इस पर इसको आयोजित किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि यहाँ पर एक टूल आपको ऐसा बनाना है, जो भी स्टार्टअप्स हैं उनको एक ऐसा टूल बनाना है ताकि
फाइनेंशियल सर्विसेज में जो ग्रीन वॉशिंग का जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको पहचाना जा सके, उसको दूर कर सके। आगे हम देखेंगे ग्रीन वॉशिंग क्या होती है। लिखा है ना यहाँ पर, द टेक स्प्रिंट विल बी टू डेवलप अ टूल और सोल्यूशन दैट कैन हेल्प रेगुलेटर्स एंड मार्केट इफेक्टिवली टैकल द रिस्क ऑफ ग्रीन वॉशिंग इन फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये जो टेक स्प्रिंट है ये 5 जून से शुरू होगा और 3 महीने तक चलेगा। उसके बाद फिर सितंबर 2023 में शोकेस किया जाएगा जो भी प्रोडक्ट है। अब देखिए ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या होता है। ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है कोई कंपनी, ठीक है, या कोई यूनिट इस तरह का उत्पाद बना रही है, इस तरह का प्रोडक्ट बना रही है जिसे वो इस तरह से दर्शा रही है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, लेकिन असलियत में ऐसा होता नहीं है, तो उसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। देखिए, ग्रीन वॉशिंग इज मार्केटिंग दैट पोर्ट्रेज एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट्स एक्टिविटीज़ और पॉलिसीज एज प्रोड्यूसिंग पॉजिटिव इन्वायरमेंटल और सोशल आउटकम्स और अवॉइडिंग एनवायरमेंटल और सोशल हार्म व्हेन दिस इज़ नॉट द केस। आप नाम में ही देखिए ग्रीन वॉशिंग यानी कि हरा वॉशिंग है ना। आप जो है माइंड को वॉश करते रहे हो ग्रीन कहकर। आप कह रहे हो कि आपका प्रोडक्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, लेकिन वो असलियत में ऐसा है नहीं। जैसे 2015 की बात करें तो फॉक्सवैगन ने कहा कि हमारे जो डीजल इंजन है ये इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है, ठीक है, काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट हमारे जो डीजल इंजन है ये हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा केस नहीं था। आपने देखा भी था, काफ़ी विवाद हुआ था। और साथ ही अगर हम देखें जो मैकडी है, मैकडॉनल्ड्स, इन्होंने कहा था कि जो हमारे जो प्लास्टिक स्ट्रॉ हैं उनको हम पेपर स्ट्रॉ से रिप्लेस कर देंगे, लेकिन जब पेपर स्ट्रॉ भी आए तो देखा कि वो तो रिसाइकलेबल ही नहीं है ना। तो फ़ायदा क्या हुआ उन पेपर स्ट्रॉ का जब वो रिसाइकल ही नहीं किए जा सकते। तो इसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। आप दावा तो कर रहे हैं कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, पर ऐसा नहीं है। बाकी आपको जानना चाहिए ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क GFIN, इसको जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया था कई सारे जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं उनके द्वारा, ठीक है, और 70 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस इसमें जुड़ी हुई हैं इसके साथ। और इस तरह का फाइनेंशियल इनोवेशन ये डेवलप करती रहती हैं ताकि कंज्यूमर के इंटरेस्ट में इस तरह की इनोवेशन बनी रहे, ठगा ना जा सके कंज्यूमर्स को। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड CVV फ्री टोकेनाइज्ड ट्रांजैक्शंस फॉर डोमेस्टिक पेमेंट्स इन इंडिया। किस कंपनी ने भारत में घरेलू भुगतानों के लिए CVV मुक्त टोकन युक्त लेन देन शुरू किया है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए वीज़ा है। देखिए वीज़ा जिसके CEO रियान मैकलोनरी हैं, तो एक ये डिजिटल पेमेंट्स कंपनी आप सभी जानते हैं, वीज़ा का नाम तो आपने सुना ही है। इन्होंने CVV फ्री टोकेनाइज्ड ट्रांजैक्शंस जो है लॉन्च की है भारत में डोमेस्टिक पेमेंट्स के लिए। तो इसी के साथ ये फर्स्ट पेमेंट नेटवर्क बन गया है जिसने इस फीचर को लॉन्च किया है, ठीक है। तो वो CVV जो डालना पड़ता है ना, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, वो अब डालने की नीड नहीं है। आप सभी जानते हैं CVV 3 या 4 डिजिट नंबर होता है, आपके बैक साइड में होता है डेबिट या क्रेडिट कार्ड के। और जब हम फॉर्म भरते थे पहले, है ना, आपको याद होगा, फॉर्म भरते हुए कार्ड का पीछे से फिर वो CVV डालना पड़ता था, है ना। अब तो पेमेंट कर देते हैं UPI से ही, तो ये जो है अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी CVV की। AR खलील, अ फॉर्मर स्पोर्ट्स पर्सन, पास्ट अवे ऑन May 10। ही प्लेड विच स्पोर्ट। पूर्व खिलाड़ी AR खलील का 10 मई को निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे। ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है, फुटबॉल। देखिए, फॉर्मर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर AR खलील, इनका हाल ही में निधन हो गया है 91 वर्ष की उम्र में। आपको बता दें कर्नाटका स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और जवाहर जूनियर फुटबॉल क्लब को भी इन्होंने रन किया है, ये एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, ठीक है। और क्रिकेट फुटबॉल इन्होंने खेला भी है कई सालों तक। और ओबिचुरीज देख लेते हैं। एंटोनियो कार्बेजल, ये मैक्सिकन गोलकीपर रहे हैं और ये फर्स्ट प्लेयर थे जिन्होंने 5 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया। इनका भी हाल ही में निधन हो गया 93 की एज में। साथ ही जाने माने कॉर्पोरेट लॉयर एंड फाउंडर ऑफ लॉ फर्म लूथरा एंड लूथरा, राजीव लूथरा, इनका हाल ही में निधन हो गया 67 की एज में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ लेविड 4,000 करोड़ रुपीज़ इन्वायरमेंटल कंपनसेशन ऑन विच स्टेट फॉर फेलिंग वेस्ट मैनेजमेंट। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपशिष्ट प्रबंधन में विफल रहने के लिए किस राज्य पर 4,000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, बिहार। देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 4,000 करोड़ रुपए का इन्वायरमेंटल कंपनसेशन जो है बिहार को भरने के लिए कहा है, क्योंकि इसने सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट
में जो है अच्छा कार्य नहीं किया है, पूरी तरह से फेल रहा है। तो एनजीटी के चेयरपर्सन AK गोयल हैं, आप सभी जानते हैं। तो इनकी अध्यक्षता वाली बेंच ने ये फैसला सुनाया है और 2 महीने के अंतर अंतर एक अलग से अकाउंट में इस पैसे को डिपॉजिट करना है और इस पैसे का जो प्रयोग है वो स्टेट में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ही यूज़ किया जाएगा। बिहार से संबंधित ही एक और करंट न्यूज़ आप जान लीजिए कि यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी प्रसाद यादव, इन्होंने मिशन परिवर्तन लॉन्च किया है ताकि राज्य में जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सके। जो भी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं उनको इस तरह की सुविधाएं दी जाएं, मतलब माफ़ कीजिएगा, जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, उनमें अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके, इसलिए ये मिशन परिवर्तन लॉन्च किया गया है। विच IIT रिसेंटली अनवेल्ड न्यू लैब्स टू ड्राइव इंडियाज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन? किस IIT ने हाल ही में भारतीय स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन उद्देश्यों के लिए नई प्रयोगशालाओं का अनावरण किया है? सही आंसर ऑप्शन डी IIT रुड़की है। देखिए IIT रुड़की की ही बिल्डिंग है, काफ़ी सुंदर है। देखिए 2 नई लैब्स IIT रुड़की में इनोग्रेट की गई हैं। एक है रिन्यूएबल ग्रिड इंटीग्रेशन लैबोरेटरी, दूसरा है ग्रीन हाइड्रोजन लैबोरेटरी। ठीक है, इसको हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ द IIT रुड़की में सेटअप किया गया है। तो भारत के जो भी उद्देश्य है क्लीन एनर्जी में ट्रांजिशन करने का, तो उसमें यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। हम नेट जीरो कार्बन एनर्जी भी जो है अचीव करना चाहते हैं 2070 तक, तो उसके लिए भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण ये लैब्स रहने वाली है। इन विच स्टेट डिड द इंडियन आर्मी कंडक्ट द बुलंद भारत एक्सरसाइज? भारतीय सेना ने किस राज्य में बुलंद भारत अभ्यास किया है? सही आंसर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश है। आपको जानना चाहिए इंडियन आर्मी ने हाल ही में बुलंद भारत एक्सरसाइज किया है इन द लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड आर्टिलरी रेंजेस ऑफ द ईस्टर्न थिएटर। और कहाँ पर है ये? अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर जो है ये एक इंटीग्रेटेड सर्विलेंस एंड फायर पावर ट्रेनिंग एक्सरसाइज रही है, इंडियन आर्मी द्वारा कंडक्ट की गई है। विच कंट्रीज ऑथर फातिमा असगर हैज़ वॉन द फर्स्ट कैरोल सील्ड्स प्राइज फॉर फिक्शन? किस देश की लेखिका फातिमा असगर ने फिक्शन के लिए पहला कैरोल सील्ड्स पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन ए है US। देखिए एक नोवेल है फातिमा असगर जो कि US की पोइट और स्क्रीन राइटर हैं। इनका डेब्यू नोवेल रहा व्हेन वी वर सिस्टर्स। तो इस नोवेल को कैरोल सीड्स प्राइज फॉर फिक्शन मिला है। इसके साथ उन्होंने $150,000 का इनाम भी इसमें जीता है। तो आपको बता दें ये जो अवार्ड है ये किसी भी वुमेन को दिया जाता है जिसने कोई रचना की हो, और वो जो है US या कनाडा का होना चाहिए या होनी चाहिए। Who has been appointed as the new managing director of Puma India? Puma India के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है कार्तिक बालगोपालन। देखिए जर्मन स्पोर्ट्स वियर रिटेलर प्यूमा ने कार्तिक बालगोपालन को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर चुना है प्यूमा इंडिया के लिए, मतलब भारत में जो इसका बिजनेस है। ये अभिषेक गांगुली को सक्सीड करेंगे। अभिषेक गांगुली पिछले 17 साल से प्यूमा के साथ हैं, 2014 से MD रहे हैं भारत में प्यूमा के। Which poet was conferred the award for the best absolute performance for the year 2022-23? किस बंदरगाह को वर्ष 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ पूर्ण प्रदर्शन पुरस्कार दिया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है दीनदयाल पोर्ट कांदला। देखिए आपको जानना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज इन्होंने हाल ही में हरित सागर जो कि ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस हैं इनको लॉन्च किया है। और स्पेसिफिकली बात करें तो जो सर्बानंद सोनोवाल हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष, इनके द्वारा ये गाइडलाइंस जो है लॉन्च की गई है। इसमें केवल इतना ही जानने के लिए था। इस मौके पर जो मेजर पोर्ट्स हैं उनको अवार्ड्स दिए गए फिस्कल ईयर 2022-23 में उनकी परफॉर्मेंस के लिए। तो अवार्ड्स देख लेते हैं। तो बेस्ट एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस फॉर द ईयर 2022-23 ये दिया है दीनदयाल पोर्ट कांदला को। ठीक है, हाईएस्ट कार्गो हैंडल किया है 137.56 MMT का। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को जो है जो अवार्ड दिया गया है वो टर्न अराउंड टाइम के लिए दिया गया है। पैरादीप पोर्ट को मिला है परफॉर्मेंस शील्ड ऑन शिप बर्थ डे आउटपुट। कामराजर पोर्ट को मिला है प्री बर्थिंग डिटेंशन टाइम के लिए। कोचिंग पोर्ट को मिला है परफॉर्मेंस शील्ड इन टर्न अराउंड टाइम। अवार्ड फॉर बेस्ट इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस दिया गया है प्रायद्वीप पोर्ट को। वहीं इंक्रीमेंटल कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है मुर्मुगांव पोर्ट को फॉर बेस्ट शिप बर्थ डे आउटपुट। और वहीं कामराजर पोर्ट को दिया गया है बेस्ट प्री बर्थिंग डिटेंशन टाइम के लिए। वहीं बेस्ट पोर्ट का अवार्ड दिया गया है पैरादीप पोर्ट को ऑन ओवरऑल एनुअल परफॉर्मेंस बेस्ड अपॉन कार्गो हैंडलिंग एवरेज टर्न अराउंड टाइम शिप बर्थडे आउटपुट।
एंड आइडल टाइम एट बर्थ, ऑपरेटिंग रेशियो एंड प्री बर्थिंग डिटेंशन, इन सभी के लिए। लिंडा याकेरिनो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू CEO ऑफ विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। लिंडा याकारिनो को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नया CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ट्विटर। आपको जानना चाहिए ट्विटर के ओनर हैं एलन मस्क। तो इन्होंने NBC यूनिवर्सल, ये एक कंपनी है, तो इसकी जो एड सेल्स की चीफ रही हैं लिंडा याकारिनो, इनको ट्विटर का नया CEO नियुक्त किया है। आप सभी जानते हैं कि एलन मस्क ने लास्ट ईयर अक्टूबर में 44 बिलियन US डॉलर में ट्विटर को परचेज़ किया था। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए ट्विटर की जो ओनर है ये अमेरिकन कंपनी है एक्स कॉर्पोरेशन, ठीक है। जो ट्विटर इनकॉर्पोरेटेड पहले हुआ करता था तो उसको उसकी सक्सेसर कंपनी है एक्स कॉर्पोरेशन, तो इसका हिस्सा है अब ट्विटर, ये बात आप जानिएगा। विच साइक्लोन हैज़ मेड लैंडफॉल इन म्यांमार एंड बांग्लादेश? कौन सा चक्रवात बांग्लादेश म्यांमार के तट से टकराया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा साइक्लोन मोका, इसको प्रोनाउंसिएशन होगा इसका मोका। देखिए एक पावरफुल साइक्लोन बांग्लादेश और म्यांमार की कोस्टलाइन से टकराया है और इसको कैटेगरी 5 स्टॉर्म भी बताया जा रहा है। आपको बता दें इसका नाम है साइक्लोन मोका और काफ़ी हैवी रेन और विंड से अपने साथ लेकर आया है 195 किलोमीटर पर आवर की, काफ़ी डेंजरस हैं और बे ऑफ बंगाल के आसपास की जो लैंड है वहाँ पर फ्लडिंग भी देखने के लिए मिलने वाली है। साथ ही कई स्टेट्स स्पेशली वेस्ट बंगाल को भी अलर्ट पर रखा गया है। आपको बता दें सबसे ज़्यादा जो खतरा है वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट रिफ्यूजी कैंप है कॉक्स बाज़ार यहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये लोकेशन पूछ ली जाती है स्ट्रेटेजी के में कॉक्स बाज़ार कहाँ है। तो कॉक्स बाज़ार आपको बता दें ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिफ्यूजी कैंप है और 9 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या मुस्लिम्स जो कि म्यांमार से भाग कर आए वो यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। बांग्लादेश में एक कॉक्स बाज़ार, तो यहाँ पर काफ़ी खतरा है कि इस कैंप को हिट कर सकता है ये साइक्लोन मोका। अब ये नाम किसने सजेस्ट किया? सबसे महत्वपूर्ण बात ये है इस क्वेश्चन में, तो इसको सजेस्ट किया है यमन ने। आपको जानना चाहिए एक रेड सी से लगती है एक पोर्ट सिटी है, तो उसी के नाम पर ये नाम दिया गया है मोका। और ये जो रेड सी पोर्ट सिटी है ये कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। विच इंडियन नेवल शिप इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द 4th एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया बायलैटरल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति? भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति के 4थे संस्करण में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग ले रहा है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है INS कावराती। INS कावराती ये बॉटम इंडोनेशिया पहुंच चुका है क्योंकि यहाँ पर 4th एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया बायलैटरल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 23 ये ऑर्गेनाइज हो रहा है 14 से 19 मई 2023 के बीच में। तो कौन सा एडिशन है समुद्र शक्ति अभ्यास का? 4था एडिशन है। किसके बीच में? इंडिया इंडोनेशिया के बीच में। आपको बताते हैं डोर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और चेतक हेलीकॉप्टर भी भारत की ओर से यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑन विच डेट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस्ड 100 days 100 pays कैंपेन फॉर रिटर्न ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस दिन अनक्लेम्ड डिपॉजिट वापसी के लिए 100 दिन 100 भुगतान अभियान की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन भी है 12 मई। देखिए क्वेश्चन मैंने इस तरह से इसलिए फ्रेम किया है डेट के हिसाब से क्योंकि अगर कोई कैंपेन चलाया जा रहा है 50 दिन के लिए या 100 दिन के लिए तो उसकी डेट जाननी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे तो कोई न्यूज़ होती है तो उसकी डेट हम नहीं डिस्कस करते हैं, लेकिन इस तरह कैंपेन जो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर डेज के लिए चला जा रहे हैं उसके लिए डेट महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसलिए याद रखिए 12 मई को RBI ने ये लॉन्च किया है। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 12 मई को अनाउंसमेंट की है कि हम एक 100 days 100 pays कैंपेन चला रहे हैं बैंक्स के लिए। तो इसमें क्या होगा, पूरे देश भर में हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक बैंक में जो टॉप 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं, यानी कि जिस पर किसी ने भी अपना दावा नहीं किया है, इस तरह के जो डिपॉजिट्स हैं उनको ट्रेस किया जाए, उनको सेटल किया जाए 100 डेज़ के अंदर अंदर। अनक्लेम्ड डिपॉजिट का मतलब होता है ऐसा कोई अकाउंट जिसमें डिपॉजिट पड़ा हो लेकिन कोई भी विड्रॉल नहीं हुआ है, ना ही कोई उसमें फ़ंड आया हो उस बैंक अकाउंट में, और इस तरह की एक्टिविटी जो है 10 साल तक चल रही है, मतलब 10 साल या उससे ऊपर हो गया है उस अकाउंट में, उस अकाउंट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, ना कोई विड्रॉल हुआ है, ना फिर कोई फंड उसमें इन्फ्यूज़ किया गया है, इनएक्टिव है वो टोटली, तो उसको बोला जाता है अनक्लेम्ड डिपॉजिट। अच्छा, इस साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो टोटल अमाउंट ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट है
जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र किया गया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स द्वारा, ये फरवरी 2023 तक 35,012 करोड़ रुपए रहा है। ठीक है, मार्च 2022 तक ये 48,262 करोड़ रुपए था। ये आपको जानना चाहिए। व्हाट इज़ द थीम फॉर 2023 वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे? 2023 विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है वाटर। देखिए, आपको जानना चाहिए वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ये एक बाई एनुअल ग्लोबल कैंपेन है, यानी कि साल में 2 बार ये मनाया जाता है। जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनके कंजर्वेशन से संबंधित है, उनकी इंपॉर्टेंस से संबंधित है, किस तरह से उनका जो हैबिटेट है उसको प्रिजर्व किया जाए। आपको बता दें साल में 2 बार मनाया जाता है, दोनों ही बार सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है। एक बार मई के सेकंड सैटरडे को, एक बार अक्टूबर के सेकंड सैटरडे को। तो इस बार 2023 में 13 मई को मनाया गया और 14 अक्टूबर को मनाया जाएगा। थीम रहेगा इसका वाटर। आपको जानना चाहिए कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, जिसे बॉन कन्वेंशन भी बोलते हैं, 1979 में साइन की गई थी बॉन सिटी वेस्ट जर्मनी में, और ये लागू हुई 1983 में। भारत में अगर हम बात करें, नेशनल जूलॉजिकल पार्क ने नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के साथ मिलकर वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे बनाया है। किस थीम के साथ? वाटर एंड इट्स इंपॉर्टेंस फॉर माइग्रेटरी बर्ड। तो देखिए, आप थीम या तो वाटर भी कह सकते हैं, जो इंटरनेशनल थीम वो वाटर है, या आप कह सकते हैं वाटर एंड इट्स इंपॉर्टेंस फॉर माइग्रेटरी बर्ड। वेयर वॉज द थर्ड सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन रोड शो लॉन्च्ड? तीसरा सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन रोड शो कहाँ लॉन्च किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए IIT दिल्ली। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने IIT दिल्ली में थर्ड सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन रोड शो को लॉन्च किया है, जिसका मकसद रहा जो भी स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, उनको इनक्रेज करना, उनकी इनोवेशन के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, जो भी सेमीकंडक्टर डिज़ाइन या मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित स्टार्टअप्स हैं उनके लिए ये रोड शो लॉन्च किया गया है। अच्छा, एक बात इन्होंने ये भी कही अपनी स्पीच में कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसने हाल ही में चिप इन सेंटर को भी सेटअप किया है CDEC बेंगलोर में, ताकि जो सेमीकंडक्टर डिज़ाइन कम्युनिटी है, ठीक है, उनकी जो भी सर्विसेज हैं, जो भी डिमांड है, उनको पूरा किया जा सके। तो ये एक वन स्टॉप सेंटर है जिसके तहत सेमीकंडक्टर डिज़ाइन टूल्स, फैब एक्सेस, वर्चुअल प्रोटोटाइपिंग, हार्डवेयर लैब एक्सेस सब प्रोवाइड कराया जाएगा स्टार्टअप्स को। हु रिसीव्ड ASI गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? ASI गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है जयंत V नार्लेकर। आपको जानना चाहिए ASI गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये प्रोफेसर जयंत V नार्लेकर को मिला है, जो कि एस्ट्रोनॉमर रहे हैं और फाउंडिंग डायरेक्टर रहे हैं IUCA पुणे के, साथ ही एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI के पास्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं। आपको बता दें ये उन साइंटिस्ट में से एक हैं जिन्होंने भारत में कॉस्मोलॉजी रिसर्च की शुरुआत की है। प्रेसिडेंट ऑफ द ASI प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी ने पर्सनली इनको ये अवार्ड हैंडओवर किया है। आपको जानना चाहिए 2022 में अपनी गोल्डन जुबली समारोह के दौरान एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने इस गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया था, ताकि उन सभी इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स को रिकॉग्नाइज किया जा सके, सम्मानित किया जा सके, जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये अवार्ड प्रोफेसर गोविंद स्वरूप के नाम पर दिया जाता है। प्रोफेसर स्वरूप को फाउंडर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी के नाम से जाना जाता है। Which ministry has centralized the striking of process of companies with the establishment of the Center for Processing Accelerated Corporate Exit (CPACE)? किस मंत्रालय ने सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेट कॉर्पोरेट एग्जिट (CPACE) की स्थापना के साथ कंपनियों की समापन प्रक्रिया को केंद्रीकृत किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। स्ट्राइकिंग ऑफ मतलब समापन प्रक्रिया किसी कंपनी की। देखिए, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, ये याद रखिएगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं, इन्होंने सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट यानी कि CPACE इसको इस्टेब्लिश किया है। किससे संबंधित है? ये कंपनी जो वाइंड अप हो जाती है ना, उससे संबंधित, ताकि जो समय लगता है किसी कंपनी को वाइंड अप करने में, बंद करने में, वो जो है कम हो सके। तो देखिए, ये जो ऑफिस ऑफ CPACE है, इसको इनोग्रेट किया गया RK डालमिया द्वारा, जो कि डायरेक्टर इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, ठीक है। और हरिहरा साहू, इनको फर्स्ट रजिस्ट्रार ऑफ द ऑफिस नियुक्त किया गया है CPACE में।
ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। CPS की फुल फॉर्म याद रखिएगा, किस मिनिस्ट्री से संबंधित है, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री से संबंधित है। तो CPS को कंपनीज एक्ट की जो सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 396 है, इसके तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया है और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के थ्रू इसको ऑपरेशनल किया जाएगा। और आपको बता दें जो CPS का जो पूरा ऑफिस है ये किसके सुपरविजन में होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। CPS कहाँ पर स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मानेसर डिस्ट्रिक्ट, गुड़गांव, हरियाणा में। ये लोकेशन याद रखिएगा कहाँ पर इसको स्टैब्लिश किया गया है। किससे संबंधित है, जो कंपनी आ जाए जिनका वाइंडिंग अप होता है, ठीक है, बंद समापन होता है जिनका, तो उससे संबंधित है, उस प्रक्रिया को तेज करेगा ये। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित है, ताकि कंपनीज के अंदर ये भी रहे कि अगर हम कोई अपना जो बिजनेस है उसको अगर हम बंद करें तो उसको समय ना लगे, है ना, जो बंद करने की प्रक्रिया है, एग्जिट करने की प्रक्रिया है, उसमें समय ना लगे। व्हाट इज़ द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़, 15 मई को मनाए जाने वाले इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ का विषय क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड फैमिलीज़। आपको जाना चाहिए 1993 में जो UN जनरल असेंबली है, इन्होंने एक रेजोल्यूशन के थ्रू ये डिसाइड किया कि हर साल 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ मनाया जाएगा, ताकि जो भी इश्यूज़ हैं फैमिलीज से संबंधित उनके प्रति अवेयरनेस लाई जा सके और जो सोशल, इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक प्रोसेस हैं जो फैमिलीज़ को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में भी अवेयरनेस लाई जा सके। 2030 में इस डे का, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ का थीम है डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड फैमिलीज़। द एनुअल 5-day long great prayer festival मोनलाम चेनमो स्टार्टेड इन विच स्टेट और UT। 5 दिवसीय ग्रेट प्रेयर वार्षिक फेस्टिवल मोनलाम चेनमो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी, लद्दाख। आपको जाना चाहिए 5 दिन तक चलने वाले ग्रेट प्रेयर फेस्टिवल लद्दाख मोनलाम चेनमो, ये हाल ही में लेह लद्दाख में शुरू हुआ है। ये एक मास प्रेयर कैंप है जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन द्वारा वर्ल्ड पीस एंड हैप्पीनेस के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया ऑल लद्दाख कोनपा एसोसिएशन द्वारा, ठीक है। और ये मोनलाम चेनमो जैसे मैंने बताया आपको एक मेजर एनुअल प्रेयर है संघ कम्युनिटी ऑफ लद्दाख के द्वारा। विच एयरपोर्ट इन इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट टू हैव अ रीडिंग लाउंज, भारत का कौन सा हवाई अड्डा रीडिंग लाउंज वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। सही आंसर ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको जानना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी उत्तर प्रदेश, ये फर्स्ट एयरपोर्ट बन गया है जहाँ पर एक रीडिंग लॉन्च भी है। तो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के एडवाइज़र अवनीश अवस्थी ने इसको इनोग्रेट किया है, इस लॉन्च को। यहाँ पर काशी पर भी बुक्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर कई तरह की लिटरेचर से संबंधित बुक्स हैं, अलग अलग इंटरनेशनल लैंग्वेज में भी बुक्स हैं, यूथ ऑथर्स द्वारा जो पब्लिश की गई है वो भी बुक्स यहाँ पर मौजूद हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड द एमपॉक्स आउटब्रेक इज नो लॉन्गर अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। When did it declare mpox a public health emergency of international concern? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषित किया है कि mpox का प्रकोप अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है। WHO द्वारा mpox को अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल कब घोषित किया गया था। सही आंसर ऑप्शन सी है, जुलाई 2022। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह के सिम्टम्स होते हैं mpox में। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है कि जो mpox है ये अब एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। आपको जानना चाहिए जुलाई 2022 में WHO ने mpox, जिसे पहले मंकी पॉक्स बोला जाता था, इसे एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न यानी कि PHEIC घोषित किया था। यानी कि ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी फैल रही थी, है ना, और कई तरह के WHO द्वारा मेजर्स बताए गए थे जिन्हें अपनाने के लिए कहा गया था कंट्रीज़ को। mpox आपको जानना चाहिए कि एक वायरल जूनोटिक डिसीज़ है। mpox वायरस के कारण ये होती है। mpox वायरस ये ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस का एक मेंबर है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वही है, रैश और स्किन एलेजन हो जाता है, फेस और जो पाम्स हैं और जो सोल्स हैं फीट के, यहाँ पर ये देख रहे हैं ना आप, फोड़े टाइप के हो गए। Who is the winner of the inaugural edition of the Armory Square Prize for South Asian Literature in Translation? The Armory Square Prize for South Asian Literature in Translation किसने जीता है। सही आंसर ऑप्शन डी है, मुशर्रफ अली फारूकी। देखिए, ऑथर एंड ट्रांसलेटर मुशर्रफ अली फारूकी, इन्होंने सिद्दीक आलम की
द कैटल ड्रम एंड अदर स्टोरीज को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। इनको आर्मरी स्क्वायर प्राइज फॉर साउथ एशियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन दिया गया है। आपको बता दें इस अवार्ड को स्थापित किया गया है अमेरिकन वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म आर्मरी स्क्वायर के द्वारा। Who has been confirmed as the ambassador at large for global women's issues in the State Department by the US Senate? अमेरिकी सीनेट द्वारा विदेश विभाग में वैश्विक महिला मुद्दों के लिए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है गीता राव गुप्ता। आपको जानना चाहिए इंडियन अमेरिकन गीता राव गुप्ता, इनको यूएस सीनेट द्वारा अम्बेसडर एट लार्ज फॉर ग्लोबल वीमेंस इशूज़ नियुक्त किया गया है स्टेट डिपार्टमेंट में। तो इंटरनेशनली जो भी वीमेंस या गर्ल्स के जो राइट्स इश्यूज़ हैं तो उनके बारे में रिपोर्ट करेंगी। वेयर विल द 5th एडिशन ऑफ द ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल बी हेल्ड? ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है तिरुवनंतपुरम, केरल। देखिए ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल का जो 5th एडिशन है केरल के तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में होगा 1 से 5 दिसंबर के बीच में। थीम रहेगा इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड रिसर्जेंट आयुर्वेदा। आपको जानना चाहिए एक बायएनुअल इवेंट है और सेंटर फॉर इनोवेशन इन साइंस एंड सोशल एसोसिएशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। किसके साथ मिलकर? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ केरला। विच एक्टर हैज़ बीन ड्रॉप्ड इन टू गैल्वनाइज द इंडियन टीम हेडेड फॉर स्पेशल ओलंपिक्स ट्रिप टू बर्लिन? बर्लिन स्पेशल ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय टीम को प्रेरित करने के लिए किस अभिनेता को अनुबंधित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है आयुष्मान खुराना। देखिए बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है कि जो स्पेशल ओलंपिक्स फॉर पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होने वाले हैं बर्लिन जर्मनी में 16 से 25 जून के बीच में, यहाँ पर जो इंडियन टीम जा रही है उनको गैल्वनाइज किया जाए, उनको प्रेरित किया जाए। What is the date mentioned by the Reserve Bank of India for a complete transition away from the London Interbank Offered Rate LIBOR? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट से पूर्ण रूप से अलग होने के लिए किस तिथि को चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है जुलाई 1, 2023। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स या फिर जो भी आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं उनको एक एडवाइजरी जारी की है और उनको कहा है कि आप 1 जुलाई 2023 से जो है लिबोर जो है लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट इससे पूरी तरह से अलग हो जाएं। इसमें ये कहा गया है, देखिए बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर एडवाइज्ड टू एंश्योर दैट नो न्यू ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय देम और देयर कस्टमर्स रिलाई ऑन और आर प्राइस्ड यूजिंग द यूएस डॉलर लिबोर। ठीक है, लिबोर से संबंधित आप कोई भी ट्रांजैक्शन ना करें या फिर मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट MIFOR से संबंधित। आपको बता दीजिए लिबोर है इसको रिप्लेस किया जा रहा है सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट से। कब से? 30 जून 2023 से। ठीक है, इसका फेसिंग आउट 2021 से हालांकि शुरू हो गया है लिबोर का, क्योंकि कुछ जो है स्कैंडल वगैरह यहाँ पर चल रहे थे। तो लिबोर बेसिकली क्या है, जो बैंक्स होते हैं ग्लोबली जो बैंक्स होते हैं वो एक दूसरे से जो लैंडिंग करते हैं जिस रेट पर, ठीक है, जिस इंटरेस्ट रेट पर, उसको बोलते हैं लिबोर। ठीक है, ये एक फिक्स था कि जो है इसी पर सब कुछ, अगर एक बैंक दूसरे बैंक से कुछ लैंडिंग करना चाहता है तो ये एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट था। Who has been named the global ambassador by the Gucci fashion brand? Gucci फैशन ब्रांड द्वारा किसे ग्लोबल एम्बेसडर नामित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है आलिया भट्ट। देखिए एक्टर आलिया भट्ट को ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है इटालियन फैशन हाउस गुची के द्वारा। इस तरह से फर्स्ट इंडियन बन गई है जो कि वर्ल्ड वाइड इस इटालियन फैशन ब्रांड को रिप्रेजेंट करेंगी। तो हाल ही में गुची का एक न्यूएस्ट जो है एक इवेंट होने वाला है, गुची क्रूज 2024 शो, ये सियोल साउथ कोरिया में होगा। तो इसमें आलिया भट्ट यहाँ पर अपनी अपीयरेंस भी देंगी। हु हिट द फास्टेस्ट 50 इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग IPL? इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक किसने लगाया है? सही आंसर ऑप्शन डी है यशस्वी जायसवाल। आपको जानना चाहिए यशस्वी जायसवाल ने इंडियन प्रीमियर लीग की फास्टेस्ट 50 लगाई है। तो जो जो IPL चल रहा है इसमें राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट ये 50 लगाई है ईडन गार्डन्स कोलकाता में। तो इन्होंने 13 बॉल्स पर ये 50 जड़ी है। इससे पहले जो फास्टेस्ट 50 थी ये KL राहुल और पैट कमिंस के नाम थी, इन दोनों ने ही 14 बॉल्स पर अपनी 50 लगाई थी। तो अब ये रिकॉर्ड आ गया है यशस्वी जायसवाल के पास। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।